ये वाला जो आप सेक्शन देख रहे हैं, यहाँ पर पहले नियंत्रण था स्पेन का नियंत्रण था और उस स्पेन के नियंत्रण पर स्पेन के विरुद्ध में ब्रिटिश आक्रमण करते हैं और ब्रिटिश इसकी नौसेना जिसका नाम था आर्मेडा को पराजित कर दिया जाता है। जब ब्रिटिश नौसेना के द्वारा स्पेन की नौसेना आर्मेडा पराजित हो जाती है, घटना है 1588 की। तो 1588 में ब्रिटिश ने स्पेनिश नौसेना को पराजित करके इस क्षेत्र पर अपना आधिपत्य कर लिया, अर्थात यहाँ पर ब्रिटिश की हुकूमत हो गई और इसके बाद से ब्रिटिश यहाँ पर अपना शासन स्थापित करते हैं। लेकिन इधर वाला जो कब्जा है वो कनाडा वाला जो एरिया होगा ये फ्रांस के कब्जे में होगा। फ्रांस पर चर्चा हम कुछ देर के बाद करेंगे। तो सबसे पहले मेरा पूरा फोकस है इस चीज पर है, यहाँ के नॉर्थ अमेरिका के भाग पर होगा और नॉर्थ अमेरिका में जो जिसे आप अमेरिका भी कह रहे हैं, इस पर सबसे पहले स्पेनिश लोगों का कब्जा था और इसकी एक नौसेना आर्मेडा यहाँ पर रहती थी। इस आर्मेडा को ब्रिटिश ने 1588 में पराजित करके यहाँ पर अमेरिका की नींव रखी। अब ये जो अमेरिका देख रहे हैं, ये अमेरिका ऐसे नहीं था, बल्कि इस अमेरिका में कहाँ के लोग आए थे यहाँ पर अमेरिका में, लगभग में यहाँ पर ब्रिटिश के द्वारा ही 13 बस्तियों की स्थापना की गई। 13 बस्तियों का क्या तात्पर्य है? 13 बस्तियों का मतलब है ये औपनिवेशिक बस्ती है जो ब्रिटिश के द्वारा यहाँ पर स्थापित की गई है। कारण क्या है? ये देश को देखिएगा, यहाँ पर ये जो छोटा सा आप ब्रिटिश को देख रहे हैं, यहाँ पर यूरोप महाद्वीप में, यूरोप में इस जगह पर आपको मिलेगा यूके, यूनाइटेड किंगडम। ये छोटा सा क्षेत्र है, ब्रिटेन जो है छोटा सा क्षेत्र है और चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। जब यह चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ होगा, जब चारों तरफ समुद्र से, अभी हम इस ब्रिटिश के बारे में बता रहे हैं। ये देखिएगा, ये जो आप यूरोप महाद्वीप को देख रहे हैं, यहाँ पर यूरोप हो गया है, इसके बगल में यूनाइटेड किंगडम। इसी ब्रिटेन की बात करेंगे, ये चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है और किसी भी देश के साथ जुड़ा हुआ न होने के कारण इसका कभी किसी के साथ संघर्ष नहीं होगा, मतलब कोई भी राज्य इसे हड़पना नहीं चाहते हैं। इस वजह से यह स्वतंत्र रह गया और इसने क्या किया, काफी अधिक संघर्ष करके अन्य देशों पर अपना आधिपत्य कर लिया। वहीं पर एक थ्योरी दी जाती है जिसको कहते हैं हृदय स्थली सिद्धांत कहते हैं, हर्टलैंड थ्योरी कहते हैं। ये जो हृदय स्थली सिद्धांत है ये ज्योग्राफी में आपको मिलेगा और वहां पर ज्योग्राफी में सिद्धांत में कहा गया कि जो व्यक्ति हृदय स्थली पर शासन करेगा वह क्या करेगा, संपूर्ण विश्व पर शासन करेगा। तो हृदय स्थली का क्या तात्पर्य? हृदय स्थली का यही मतलब होता है कि पूरे विश्व में उन्हीं का वर्चस्व होगा जिसकी नौसेना मजबूत होगी और जिसकी नौसेना मजबूत होगी वो संपूर्ण विश्व पर आधिपत्य करेगा। तो ब्रिटेन ने इसी थ्योरी को अपनाया और अपनी नेवी को सबसे अधिक मजबूत की। सबसे छोटा होने के बावजूद भी इसने अपनी नेवी को काफी अधिक मजबूत करता है और मजबूत होने के साथ साथ ये विश्व के कई देशों को अपना उपनिवेश बना लेते हैं। अब उसी एक उपनिवेश के रूप में आपको, जिसे आप यूएसए कहते हैं, उसको उस समय में अमेरिका कहते हैं। अभी आधा क्रांति करवाएंगे तब अमेरिका निकलेगा, फिर 100 साल इंतजार करेंगे तब यूएसए होगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो अभी यूएसए की बात नहीं होगी, अभी केवल अमेरिका बनने की बात होगी। फिर हम लोग 16वां राष्ट्रपति जब आएंगे तब यूएसए का गठन हो, उससे पहले नहीं बनेगा अमेरिका में यूएसए। देखते हैं उसके पीछे क्या घटना है। यही हृदय स्थली का सिद्धांत था। तो नौसेना मजबूत थी ब्रिटिश की, इसलिए इसने सभी देश पर अपना आधिपत्य कायम कर दिया। जब सभी देश में आधिपत्य कायम कर लेते हैं तो कहीं पर भी अगर शासन चलाया जाए तो कुछ गलत और असामाजिक तत्व के लोग होते हैं, जैसे कुछ चोर होते हैं, कुछ स्मगलर होते हैं, कुछ जाकर के डाकू होते हैं, कुछ लुटेरे होते हैं। तो जो आपराधिक तत्व के लोग हैं उन सारे तत्व के लोगों को कहाँ रखता है यह ब्रिटिश? क्योंकि इसके कई उपनिवेश थे, एक तो अपने यहाँ के असामाजिक तत्व और दूसरा है कि कई ऐसे उपनिवेश है, भारत है, अफ्रीका है, साउथ ईस्ट एशिया है, बहुत जगह पर ब्रिटिश के उपनिवेश फैले हुए थे। तो सब जगह के असामाजिक तत्वों को, सब जगह के चोर लुटेरे स्मगलर आदि को उसे रखने के लिए कारागार की जरूरत थी, मतलब जेल की जरूरत थी। इसको जेल कहाँ पर मिलता बताइए? क्या ये अपने छोटे से देश में इतने अधिक अपराधी को रख पाते? नहीं रख पाते।
इस वजह से इसको एक जेल की जरूरत हुई, इसको एक ऐसे क्षेत्र की जरूरत हुई जहां पर यह इन अपराधियों को रख पाता और उस पर अपना नियंत्रण कर पाता। तो ये क्या क्या उसकी के लिए एक उपनिवेश की खोज की गई और ये उपनिवेश था उसका अमेरिका। अमेरिका उपनिवेश पर वही असामाजिक चोर, लुटेरे, स्मगलर आदि को भेज दिया गया। और जैसे अभी जेल में क्या होता है, जो जघन्य अपराध करते हैं, हेनस क्राइम करते हैं, उसको क्या सजा देते हैं हम लोग, पत्थर तोड़ने का। ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं संसाधनों से भरा था, संसाधन से परिपूर्ण था, कोयला की खानें, लोहा की खानें, तो इन सब अपराधियों को यहीं पर लगाया गया ताकि यह कोयला की खाने में जाए, लोहा की खाने में जाए और वहां से संसाधन निकाल निकाल करके ब्रिटिश को देता रहे और ब्रिटिश अमीर भी होता चला जाए। एक तो इन अपराधियों को शिफ्ट करने की जगह मिल गई और दूसरा क्या है, यहाँ से आर्थिक दोहन भी इन्हें प्राप्त हो सकता था। इसलिए ब्रिटिश ने इस अमेरिका देश को अपने अधीन चुना। लेकिन ये अमेरिका इसको मिल कैसे पाया था, तो यहाँ पर स्पेनिश नौसेना आर्मेडा रहती थी। इस आर्मेडा को पराजित करके ब्रिटिश ने क्या किया, इस क्षेत्र पर अपना आधिपत्य कर लिया। आर्मेडा जब पराजित हो जाता है तब 1588 के बाद से इस क्षेत्र पर ब्रिटिश का आधिपत्य हो गया। लेकिन ब्रिटिश यहाँ पर करते क्या है, तो ब्रिटिश यहाँ पर 13 बस्ती बसाते हैं। 13 बस्ती का मतलब होता है यहाँ पर 13 उपनिवेशों की ये बस्ती होती है। उपनिवेश का मतलब होता है कि जिसके ऊपर राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण किसका, जो उसके स्वामी देश होते हैं। यानी कि इस ब्रिटेन का यहाँ पर आर्थिक और राजनीतिक दोनों तरह के नियंत्रण होंगे। आर्थिक नियंत्रण का क्या मतलब, इसके जो व्यापार होते हैं इसी के माध्यम से चलेगा। और राजनीतिक नियंत्रण का मतलब होता है यहाँ के जो राजनीतिक प्रमुख होते हैं वह भी किसके द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, वह भी ब्रिटिश के द्वारा ही नियुक्त किए जाएंगे। यानी कि आर्थिक और राजनीतिक दोनों नियंत्रण यहाँ पर रखे गए। अब ये जो 13 बस्ती है, यही 13 बस्ती अमेरिकी बस्ती के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये 13 बस्ती में से अगर पूछा जाए कि कहाँ के लोग हैं ज्यादा, तो इस 13 बस्ती में 90% लोग खुद ब्रिटिश हैं। 90% लोग यहाँ पर ब्रिटिश के ही हैं और 10% जो लोग हैं अमेरिका के, वह यूरोप से आए हैं, यूरोप के अन्य जगहों से। यूरोप महाद्वीपीय था, इसके अन्य जगह का मतलब है यहाँ पर पुर्तगाल के लोग होंगे, यहाँ पर डच का लोग होगा, यहाँ पर फ्रांस के लोग होंगे, यहाँ पर स्पेन के लोग होंगे। मतलब यूरोप महाद्वीप के जितने भी आप देशों की बात करते हैं उन देशों के लोग ये 10% में रहेंगे। मतलब ब्रिटेन के द्वारा बसाई गई 13 बस्तियों में 10% लोग होंगे पुर्तगाल के, डच के, फ्रांस के और अन्य यूरोपीय देश के होंगे। लेकिन ये जो 90% लोग हैं वो अकेले ब्रिटिशर्स होगा, ये अकेले ब्रिटिश होंगे 90% में। तो इसीलिए बहुत अधिक आबादी किनकी थी, ब्रिटिश की थी। जब ब्रिटिश की यहाँ पर बहुत अधिक आबादी हो गई तो ये लोग क्या करते हैं, अपने आप को यहाँ पर एक स्वच्छंद और स्वतंत्र समाज के रूप में स्थापित करते हैं। कारण क्या है कि अभी घटना दिखेगा, 80-85 साल की घटना घट रही है ब्रिटेन के खुद अंदर। ब्रिटेन के अंदर में कौन सी घटना घट रही है, तो ब्रिटेन में अभी राजतंत्र चल रहा होगा और राजतंत्र के साथ साथ वहाँ पर पार्लियामेंट भी, जिसको हम लोग संसद कहते हैं, संसद की भी स्थापना की जानी थी। यानी कि राजतंत्र में राजा या रानी प्रमुख होते थे, लेकिन ये संसद में प्रमुख प्रधानमंत्री होते थे। दोनों चीज को समझ रहे हैं। राजतंत्र अंधविश्वासों से युक्त रहेगा, लेकिन ये जो संसद होते हैं यहाँ पर तार्किकता आ जाएगी, जनतंत्र की स्थापना, अर्थात यह एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया होगी, यानी कि लोकतंत्र की स्थापना होगी। और जहाँ कहीं भी लोकतंत्र की स्थापना होती है वहाँ पर स्वतंत्रता होगा, वहाँ पर समानता होगा, वहाँ पर बंधुत्व होंगे, वहाँ पर नागरिक अधिकार होंगे, वहाँ पर मानवतावाद होगा, वहाँ पर नैतिकतावाद होगा, वहाँ पर भाईचारा होगा, वहाँ पर सहिष्णुता होगा, वहाँ मातृत्व भावना होगी, वहाँ पर इस तरह के एक सौहार्दपूर्ण और नैतिक वातावरण को ये जन्म देंगे। देखिए, हम इतने शब्द को प्रयोग करते हैं, तो शब्द को प्रयोग करने का क्या मतलब, क्या इसको पिछले क्लास में भी बताए थे, सरल शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। सरल और जो छोटे होते हैं उसको मेंस एग्जाम में कभी प्रयोग नहीं करने हैं। कहिए कि आपको जो मन आएगा वो बोल दीजिएगा, जिस टीचर को जो मन आए वो बोल देंगे हम लोग, और हम लोग क्या करें, फॉलो करते रहे। नहीं,
आप जाइए, इसका जो गजेटियर चार्टर होता है, गजेटियर चार्टर का क्या मतलब, जब नोटिफिकेशन निकलती है तो उसके चार्टर संख्या में जाइए, जैसे बीपीएससी का देखिएगा चार्टर का क्लॉज 3 में जाकर के देखिए, 5 में जाकर के देखिए, स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप सुसंस्कृत शब्दों का ही प्रयोग करें। सुसंस्कृत का क्या मतलब, जो संस्कृति से युक्त शब्द हो, न कि ओरिजिनल भारतीय शब्द हो। भारतीय का क्या मतलब होता है, स्थानीय शब्द, भोजपुरी स्थानीय हो गई, मैथिली स्थानीय हो गई, मगही स्थानीय हो गई, उसके अंगिका स्थानीय हो गई, उसके बाद आप लोग जैसे गुजराती स्थानीय हो गई, मराठी स्थानीय हो गई, उड़िया जाके स्थानीय हो गई। जितने भी आप स्थानीय लैंग्वेज देखते हैं उसका प्रभाव इसके अंदर नहीं दिखने चाहिए। उर्दू वाले शब्द हो गए, उसका प्रभाव इसके अंदर नहीं दिखने चाहिए, क्योंकि आपकी भाषा सुसंस्कृत है। सुसंस्कृत का मतलब है आपने जिस भाषा का चयन किया है उस भाषा की मर्यादा को रखना होता है। जैसे कोई रिक्शा वाला है तो रिक्शा वाला क्या करते हैं, छोटे छोटे शब्द को प्रयोग करते हैं, तो वो छोटे छोटे शब्द का यहाँ पर प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर यह आपको रोका है। खुद सेक्शन में लिखा है कौन शब्द का प्रयोग करना है, सुसंस्कृत शब्द का प्रयोग करना है। लंबा शब्द होने चाहिए, संक्षेप होने चाहिए। जहाँ पर आपने 15 वर्ड का प्रयोग किया है, क्या वो 4 से 5 वर्ड में यूज हो सकता था? अगर वह 4 से 5 वर्ड में संक्षेपित हो रहे हैं तो आपको ये शब्द पूछ रहा था, ये शब्द पे नंबर नहीं देगा। इसलिए मेंस में जानकारी रहने के बावजूद भी लोग छट जाते हैं, उसके पीछे आपने शब्द को बर्बाद किया, शब्द का अपव्यय किया है। इसीलिए हर सब्जेक्ट में हम आपके लिए स्पेशल वर्ड रखेंगे, तो जो यहाँ पर हम शब्द प्रयोग करते जाएंगे। जैसे पिछले वाला टॉपिक में देखिएगा, हमको आता बहुत लच्छेदार भाषण मार देंगे, आप लोग खुश हो जाइएगा, लेकिन वो सब एग्जाम हॉल में नहीं चाहिए। अब कहिए कि आप, हम व्याख्या नहीं कर रहे हैं, ये आपको वहाँ पर जाइए, गजेटरी जो उसका निकला हुआ है उसमें जाके खुद पढ़िए, रूल नंबर 3 रूल नंबर 5 में जाकर के देखिए, इसी बात का उल्लेख है। सुसंस्कृत होना चाहिए, सरल होना चाहिए, लेकिन सरल में भी ऐसा नहीं कि छोटा बात नहीं किया कि छोटा वाक्य का कहीं प्रयोग नहीं करेंगे। उसमें ऐसे ऐसे शब्द प्रयोग होने चाहिए जो फिगर्स ऑफ स्पीच से हट करके हो। फिगर्स ऑफ स्पीच का क्या मतलब, जितने भी आप अलंकृत शब्द देखते हैं उसको हटाइए। अलंकृत के बदले में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आप लोग नाम सुने, कई शब्दों के लिए एक शब्द प्रयोग होता है, उसका हर हमेशा प्रयोग करना है। तो यहाँ पर हम सारे शब्दों का प्रयोग करते चलेंगे। तो यहाँ देख लीजिएगा कि कई ऐसे मानवीय मूल्य थे। मानवीय मूल्य का मतलब है कि जो आधुनिक समाज में जो प्रबोधन काल से निकल करके आया था, उस प्रबोधन काल के प्रमुख शब्दों को यहाँ पर जोड़ा जाना था, और उस प्रमुख शब्दों का यहाँ पर तालमेल बैठाया गया। किसके माध्यम से, संसद के माध्यम से। तो जब संसद की स्थापना हो रही थी तो ये अपने घर की लड़ाई में उलझा था, तो क्या ये बाहर पर अपनी पकड़ मजबूत कर पाता? बिल्कुल नहीं। यही वजह थी यहाँ पर 70 से 80 साल तक इन लोगों पर कोई रोक टोक ही नहीं किया गया। जब इनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं किया गया तो ये अपने आप को एक स्वतंत्र जीवन बिता दिए। कैदी होने के बावजूद भी, अपराधी होने के बावजूद भी एक ऐसे समाज में रह गए जहाँ पर इस पर कोई अंकुश, कोई नियंत्रण नहीं था। और जब कोई नियंत्रण नहीं था, एक पीढ़ी पार कर गई, मतलब गुलाम पीढ़ी पार हो गई, और उसके बाद जो पीढ़ी था उसको बहुत दिन तक हस्तक्षेप नहीं किया अमेरिका में। तो जब बहुत दिनों तक हस्तक्षेप नहीं हुआ और अचानक से उसके ऊपर नियंत्रण रखिएगा, तो ये क्या करते हैं, उस शक्ति के विरुद्ध में आंदोलन करते हैं। वही अमेरिकी क्रांति के नाम से जाना जाएगा। हम इस अमेरिकी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग प्रत्येक दिन थोड़ा बहुत प्रश्न पर भी चर्चा करते चले जाएंगे। कारण क्या है, कितनी जान रहे वो मायने नहीं रखता है, कितना एग्जाम हॉल में लिख के आते हैं। जैसे एक प्रश्न यही बनेगा, आप लोग को नॉर्मली लगा हो अच्छा 13 बस्ती बस चुका है, 90% ब्रिटिश के ही लोग थे, 10% यहाँ पर यूरोपीय लोग थे। लेकिन यूपीएससी क्या देखेगा, ये 13 बस्ती 90% 10% नहीं देखेगा, यहाँ पर एक प्रश्न को देखेगा और क्वेश्चन यह लिख देगा कि अमेरिका एक साथ नई और पुरानी दुनिया से जुड़ गई। अब यहाँ पर क्या समझिएगा, और क्वेश्चन कह दे कि अमेरिका एक साथ नई और पुरानी दुनिया से जुड़ गई, कथन को स्पष्ट करे, तब हम लोग को कैसे पता चलेगा कि कैसे लिखना है इसको। यहाँ देखिए क्वेश्चन है कि अमेरिका एक साथ नई और पुरानी दुनिया से जुड़ गई, नई और पुरानी दुनिया से जुड़ गई। क्या लिखेंगे इसको, अमेरिका एक साथ नई और पुरानी दुनिया से जुड़ गई। नई दुनिया का क्या मतलब, पुरानी दुनिया का क्या मतलब। जब भी प्रतीकात्मक सवाल आते हैं
ये कभी नहीं लिखना कि नई दुनिया का तात्पर्य ये, पुरानी दुनिया का तात्पर्य वो, ये कभी नहीं करना। अगर एग्जाम में तात्पर्य न दे करके भेजा है तो हम भी उसी लहजे में जवाब देंगे। यस नो में पूछे तो यस नो में जवाब दे के आना है, और जाकर के अगर जाकर के उसको लॉन्ग विश्लेषण करके पूछे तो जवाब विश्लेषण में देना है। गाँव घर में लड़ाई क्यों होती है? पढ़े और अनपढ़ में लड़ाई क्यों होती है? कभी सोचे हैं? गाँव में चले जाइए, आपको झगड़ा हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा पढ़ के गए ना तो गाँव में प्रत्येक लाइन पर झगड़ा होगा, क्योंकि आप एक एक शब्द का मीनिंग समझ करके सोचिए उस सामने वाले को हम क्या कहना चाहते हैं। उस सामने वाला कुछ उसको गलत मीनिंग लेगा, वो आपसे झगड़ा करेगा, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो उनको, यही चीज़ होता है। तो यहाँ पर देखिए कि नई दुनिया का क्या मतलब और पुरानी दुनिया का क्या मतलब। प्रश्न जिस लहजे में पूछे उसी लहजे में देंगे, भले बहुत जानकारी है लेकिन रुकना होता है कई जगह पर। तो सबसे पहले ढूंढिए ये किस चैप्टर में था। अमेरिका एक साथ, तो मतलब कहीं ना कहीं ये अमेरिकी क्रांति से ही जुड़ा हुआ हो, यानी कि इस चैप्टर का भाग है, ठीक है, उस चैप्टर में ढूंढ ली। लेकिन एक साथ नई दुनिया और एक साथ पुरानी दुनिया को रखने का क्या तात्पर्य? यही देखिए, नई दुनिया का मतलब होता है कि यहाँ पर जो ब्रिटिश लोग आए हैं, ब्रिटिश लोग का मतलब जो ब्रिटेन के लोग हैं, और यहाँ पर क्या है कि यूरोप है, पुर्तगाल है, डच है, फ्रांसीसी है, इटली है, बहुत सारे लोग हैं। तो मतलब क्या होता है कि एक अमेरिका में ऐसे लोग रहते हैं जिसके ऊपर कोई भी नियंत्रण नहीं है, न ही सामाजिक नियंत्रण है, न ही पोप की सत्ता को स्वीकार करना है, न ही धार्मिक नियंत्रण है। ये ऐसे स्वतंत्र जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन दूसरे स्तर पर यहाँ कुछ ऐसे संस्कृति के लोग भी आए हैं जो मध्यकाल से शासित थे। मध्यकाल से शासित का क्या मतलब हुआ है? मध्यकाल से शासित का मतलब है कि जहाँ पर पोप और पादरियों की सत्ता थी। यही नवीन और पुरानी दुनिया का मतलब होगा। नई और पुरानी दुनिया का यही मतलब होता है। नई दुनिया का मतलब होता है कि जहाँ पर केवल और केवल क्या दिखाई देंगे, यहाँ पर आधुनिकता के तत्व होंगे, विश्व बंधुत्व के तत्व होंगे, यहाँ पर नागरिकता होगा, यहाँ पर मानवाधिकार होंगे, यहाँ पर मौलिक अधिकार होगा। इसकी बात की जाती है जहाँ पर कोई कुरीतियां समाज में व्याप्त नहीं होगी, उसको नई दुनिया कहते हैं। और पुरानी दुनिया का मतलब है कि कुछ ऐसे लोग भी बसेंगे यहाँ पर जो मध्यकाल से शोषित होकर के आए थे, अर्थात जिसने पोप की सत्ता को स्वीकार की थी। अब इस दोनों के अगर डिफरेंस में पूछ दिया जाए तो सबसे पहले दोनों का अंतर कर देंगे। दोनों का अंतर क्या है? यहाँ पर सामाजिक समानता होगी, सामाजिक समानता, और पुरानी दुनिया में क्या होगी? सामाजिक असमानता होगी। सामाजिक असमानता, सामाजिक समानता यहाँ होगी और यहाँ पर सामाजिक असमानता होगी। यहाँ पर रूढ़िवाद होगा, यहाँ पर तार्किकता होगी, यहाँ पर नैतिकता होगी, यहाँ पर मानवीय मूल्य होंगे। मानवीय मूल्य में भी सब कुछ आ जाएगा, जितना एथिक्स की बात करते हैं मानवीय मूल्य होंगे। यहाँ पर क्या होगा? तो रूढ़िवादी लोग होंगे, साथ में ये अंधविश्वासी होंगे, अंधविश्वासी। और फिर उसके बाद क्या देखते हैं? यहाँ पर कैसी है कि कोई भी संघर्ष नहीं होंगे, धार्मिक संघर्ष नहीं है यहाँ पर, धार्मिक संघर्ष नहीं। और यहाँ पर क्या होगा? धार्मिक संघर्ष होगा। और धार्मिक संघर्ष में भी कैसे धार्मिक संघर्ष है यहाँ पर? धार्मिक संघर्ष में आप लोग याद करिए, ईसाई इस्लाम संघर्ष, ईसाई वर्सेस इस्लाम, ये हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। ईसाई वर्सेस इस्लाम संघर्ष यहाँ पर चलेगा। तो इसीलिए सभी स्तर पर ये समाज काफी बढ़िया होता है, ये संस्कृति काफी बेहतर है। तो इसीलिए अमेरिका में दोनों तरह की संस्कृति दिखाई देगी। एक साथ यह नवीन दुनिया का हिस्सा बन रहा है जिस पर कोई अंकुश नहीं, अर्थात ये निरंकुश होंगे। और एक ऐसे होंगे जो दुनिया में कई जगहों से शोषित होकर के लोग आकर के बसेंगे। इस तरह से दोनों संस्कृति को एक साथ अमेरिका ढोते हुए आगे बढ़ रहा है। अगर संस्कृति की बात की जाए तो संस्कृति 3 तरह की होती है। एक को कहते हैं कंपोजिट संस्कृति। कंपोजिट का मतलब होता है कि सामाजिक संस्कृति। जो कंपोजिट कल्चर होता है, कंपोजिट कल्चर में अगर देखिए खासियत, तो एक साथ विरोधी तत्वों को समाहित करें उसको कंपोजिट कल्चर कहते हैं। विरोधी तत्व का क्या मतलब होता है? समर्थक भी उतने ही होंगे और विरोधी भी उतने ही होंगे, उसको हम कंपोजिट संस्कृति कहते हैं। मतलब एक दूसरे से विपरीत संस्कृति अगर एक साथ रहे उसी को कंपोजिट कहते हैं। और दूसरा क्या होता है? केंद्रीय संस्कृति होता है।
केंद्रीय संस्कृति का क्या मतलब होता है? केवल एक धर्म, एक समाज, एक परंपरा को लेकर के चलेंगे कट्टरवादी लोग, उसी को कहते हैं केंद्रीय संस्कृति। जैसे ईरान इराक की बात किया जाए, वहाँ पर किसका शासन हो रहा है? मात्र इस्लाम का है। उसके अलावे अगर कोई भी धर्म वहाँ पर आएंगे, आपका कोई जगह नहीं है, तो उसको हम लोग कहते हैं केंद्रवादी संस्कृति कहते हैं, केंद्रीय संस्कृति कहते हैं। और तीसरा को विलगित संस्कृति, या उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विलगित का मतलब होता है, या इसी को विलय की संस्कृति कहते हैं। तो जो विलय की संस्कृति का मतलब होता है कि कई संस्कृति यहाँ पर भी होगी, परंतु अपने संस्कृति को भूल करके वो क्या करते हैं? केवल एक संस्कृति को धारण कर लेते हैं, उसको विलय की संस्कृति कहते हैं। यानी कि संस्कृति तीन तरह की होती है। एक कंपोजिट संस्कृति का मतलब है कि एक साथ दो विरोधी तत्वों को जो समाहित करके रखे, उसको हम कंपोजिट संस्कृति कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए भारत। उसके बाद है कि केंद्रीय संस्कृति का मतलब होता है केवल एक ही संस्कृति चलेगी, दूसरा का कोई वहाँ पर मेल नहीं, वहाँ पर कोई अस्तित्व औचित्य नहीं, उसको हम लोग कहते हैं जैसे ईरान इराक की संस्कृति, सऊदी अरब, ईरान इराक, ये सब जो है यहाँ पर मतलब इसको केंद्रीय संस्कृति कहते हैं। और ये जो विलय की संस्कृति होती है, तो विलय मतलब सभी संस्कृति को एक साथ मिला लिया और मिलाने के बाद एक अपना संस्कृति बनाया है, उसको विलय की संस्कृति कहते हैं। तो यही विलय की संस्कृति या विलयवादी संस्कृति आपको अमेरिका में दिखाई देगा। अमेरिका में धार्मिक लड़ाई नहीं होगी कि हम इस धर्म के हैं, हम उस धर्म के, काले गोरे, काले लोग भी वहाँ पर क्या होते हैं? राष्ट्रपति बनते। ओबामा की बात करें और श्वेत में नाता था, तो ऐसे भी बनते थे वहाँ पर। वही अमेरिका है। तो अमेरिका गए थे कई संस्कृति के लोग एक साथ, लेकिन इसने अपनी संस्कृति को भुला करके केवल अपना एक पहचान बनाया, और वह पहचान थी कि हम केवल और केवल अपने आप को अमेरिका का नागरिक करना चाहते हैं। मतलब एक अमेरिकी नागरिक की संस्कृति यहाँ पर प्रचलित हुई, उसी को विलय की संस्कृति कहते हैं। यही संस्कृति आपको अमेरिका में दिखाई देगा। तो वही करते हैं, यहाँ पर एक साथ नई दुनिया के तत्वों को लाए हैं, एक साथ पुरानी दुनिया के तत्व को लाए हैं, और दोनों को एक साथ मिला करके अमेरिका आगे बढ़ रहा है। अर्थात कहीं ना कहीं अमेरिका ये विलय की संस्कृति के साथ चल रहा होगा, इसलिए वहाँ पर कोई संघर्ष नहीं हुए। सब लोग अपने धार्मिक विवाद को भुला करके केवल अमेरिका नागरिक कहलाना ज़्यादा पसंद किए, अमेरिका के लिए लड़े, केवल अमेरिका शब्द के लिए लड़े। ये चीज़ है। तो इसी पूरी क्रांति को हम लोग यहाँ पर पढ़ना है कि किस तरह से ये क्रांति का डेवलपमेंट हुआ है। हम चाहते हैं इस क्रांति को पढ़ने से पहले आप लोग को यह स्पष्ट कर दें कि हम लोग को इसके अंतर्गत पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले इस टॉपिक में क्या क्या मिलेगा उसको एक फॉर्मेट कर लीजिएगा। फॉर्मेट का मतलब है कि तीर बना करके हम यहीं पर लिखेंगे डायग्राम के थ्रू, और अपने टॉपिक को यहाँ पर कवर करना है। सबसे पहला चीज है कि यहाँ पर हम लोग लिखते हैं पृष्ठभूमि। किसकी पृष्ठभूमि? अमेरिकी क्रांति क्यों हुई, उसकी पृष्ठभूमि। फिर दूसरा क्या देखना है, इसके कारण, किन कारणों से ये क्रांति हो गई, उस पूरा कारण का लिस्ट करेंगे। फिर उसके बाद क्या है, इसके स्वरूप कैसे थे, किस तरह के ये स्वरूप से युक्त थे, डायग्राम कर लीजिए, फिर समझते हैं। पृष्ठभूमि, कारण, स्वरूप, 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 स्वरूप के बाद यहाँ लिख देंगे प्रभाव या परिणाम, और एक अंतिम लिखिएगा अमेरिकी संविधान के प्रेरक तत्व। यहाँ पर होगा अमेरिकी संविधान के प्रेरक तत्व, पृष्ठभूमि, कारण, स्वरूप, परिणाम, अमेरिकी संविधान के प्रेरक तत्व। कारण, स्वरूप और अमेरिकी क्रांति के अमेरिकी संविधान के प्रेरक तत्व, इतने चीज को हम लोग देखेंगे। और यहाँ पर जिन लोगों को क्वेश्चन लिखना है, डेली कोशिश कीजिए, छोटा छोटा क्वेश्चन देते हैं, इसको लिखिएगा
अमेरिका एक साथ नई और पुरानी दुनिया लिखे, पुरानी संस्कृति लिखे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। नई और पुरानी दुनिया से जुड़ गया, दुनिया से जुड़ गया, एक साथ नई और पुरानी दुनिया से जुड़ गया। अगर इन्वर्टेड कॉमा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सबसे पहला काम होगा कथन के आशय को स्पष्ट करना। तो जैसे ही इन्वर्टेड कॉमा में प्रश्न आया, पहला काम ही लिखेंगे, पैराग्राफ उतार के उपरोक्त कथन या उक्त कथन अमेरिकी क्रांति के संदर्भ को सांकेतिक करता है। इन्वर्टेड कॉमा का सीखिए कैसे लिखना होता है। पहला लाइन क्या लिखा जाता है, उससे कुछ नहीं लिखना शुरू करते हैं। इन्वर्टेड कॉमा आएगा, इसका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। अगर इन्वर्टेड कॉमा नहीं होता तब कैसे लिखते, इसको 2-3 दिन इंतजार करेंगे तब उस पर भी आएंगे। पहले इन्वर्टेड कॉमा को क्लियर करेंगे। इन्वर्टेड कॉमा का 2-3 सवाल आपको हर एग्जाम में आपको मिलेंगे यूपीएससी का। तो यहाँ पर क्या होता है कि अमेरिका एक साथ नई और पुरानी दुनिया से जुड़ गया। सबसे पहला है स्टेप फर्स्ट में काम करना है, कथन के आशय को स्पष्ट कर देंगे। और कथन के आशय का मतलब वही होता है जो चैप्टर का नाम होता है उसके संदर्भ को सांकेतिक करता है। कुछ ना आए, चैप्टर का नाम याद हो जाए, धीरे धीरे इस चैप्टर को सांकेतिक करता है। पहला काम कथन का आशय। अब जैसे ही कथन का आशय है, क्या जानते हैं आप इसके विषय में, नई और पुरानी दुनिया का क्या मतलब है, आप क्या समझ पा रहे हैं इसको? अब इसको लिखेंगे स्टेप सेकंड में जाके। स्टेप सेकंड को कंटेंट कहते हैं। और यहाँ पर आकर के आपको बताना होगा कि अपने मन में समझिए कि नई दुनिया का क्या मतलब है और पुरानी दुनिया का क्या मतलब है। नई दुनिया का मतलब है कि यूरोप की संस्कृति, यूरोप की संस्कृति। और पुरानी दुनिया का क्या मतलब है, तो पुरानी दुनिया का मतलब है यहाँ पर ये विलय वाली जो संस्कृति है, मतलब इसको कहते हैं अमेरिका की स्वतंत्र या नवीन संस्कृति। जो नया संस्कृति बना है उसी को हम लोग कहते हैं स्वतंत्र या नवीन संस्कृति। इस दोनों को स्पष्ट करेंगे। यूरोप की संस्कृति कैसी है? रूढ़िवादी। क्यों? क्योंकि जब हम पिछले क्लास में बताए थे कि विश्व इतिहास को पढ़ें, इसका मतलब है कि यूरोप के इतिहास को पढ़ें। और जब यूरोप के इतिहास को पढ़ने की बात होती है वहाँ पर रोमन साम्राज्य को पढ़ें। और जब आप रोमन साम्राज्य को पढ़ते हैं तो वहाँ पर प्राचीन रोमन में वही है कि रोम और पुष्कुन दुनिया को पढ़ना होता है। तो मतलब पूरा का पूरा जो पुष्कुन दुनिया या रोमन साम्राज्य का संस्कृति था वही यूरोप की संस्कृति है। रोमन पुष्कुन दुनिया में क्या देखे थे? वहाँ पर मानो तब जानो, वैज्ञानिकता का अभाव, अंधविश्वास का बोलबाला, चर्च व्यवस्था वहाँ पर दिखाई देंगे, शक्ति का कोई पृथक्करण नहीं। जितने आप प्रमुख तत्व को देख रहे हैं वह सारी बुराई इसमें होगी, ये यूरोप की संस्कृति में होगी। और वहाँ पर अमेरिका की स्वतंत्र संस्कृति का क्या मतलब है? अमेरिका की स्वतंत्र संस्कृति का मतलब है कोई धार्मिक विवाद नहीं, जो भी धर्म है सबको एक जगह मिला देंगे। और विलय की संस्कृति के तहत ये अपने आप को अमेरिकी निवासी या अमेरिकी जनता कहलाना ज्यादा पसंद करेंगे। मतलब ये अधिक तार्किक होंगे, आपस में प्रेम से रहेंगे, इसकी कोई लड़ाई किसी के साथ नहीं होगी। ये थी हमारी नई और पुरानी दुनिया का मतलब। अब चलते हैं क्वेश्चन को, आप लोग इसी तरह से डील कीजिएगा। स्टेप थर्ड में क्या लिखना है? तो थर्ड स्टेप का मतलब होता है कि कंक्लूजन, निष्कर्ष लिखने होंगे। और निष्कर्ष में इन्वर्टेड कॉमा में जो आते हैं निष्कर्ष 99% में वही क्वेश्चन को उतार दिया जाता है। तो ये 2 नंबर यहाँ पर अतः ऊपर के तथ्यों से स्पष्ट होता है कि अमेरिका एक साथ नई और पुरानी दुनिया से जुड़ गई। 3 का 2 नंबर मतलब इन्वर्टेड कॉमा में जो प्रश्न आता है उसका निष्कर्ष में क्या हो जाएगा? उसी को हूबहू लिख देना ही उसका निष्कर्ष होता है। उसको हूबहू लिख दीजिए तो उसी का निष्कर्ष बनता है। ये आगे समझ में छोटा क्वेश्चन है, 150 वर्ड में इसको आप लोग लिख करके लाएंगे। अभी छोटे छोटे प्रश्न की तैयारी करें। 150 वर्ड का क्या मतलब है? 150 वर्ड का मतलब है कि ये अपर लिमिट है 150, उसके आप नीचे रहेंगे। 135 तक रह सकते हैं, 140 तक जा सकते हैं, 120 भी चलेगा, बशर्ते आप उसको स्पष्ट कर दीजिए संक्षेपित शब्द का प्रयोग करके, सुसंस्कृत शब्द का प्रयोग करके।
अगर आपके वर्ड में संक्षेपण है जो 2-3 लाइन को भी 1-2 वर्ड में समेट करके चल सकता है, अगर ये संक्षेपण है तो आप 120 लिख करके भी नहीं घबराएंगे। 120 वर्ड हो, 130 वर्ड हो तो भी आपका ये अपर लिमिट है, इसको पार नहीं करेगा। इसको ध्यान में रखना है। और देखिए बीपीएससी यूपीएससी के एग्जाम में कभी कभी जैसे हिस्ट्री का विषय है तो हिस्ट्री में तो ज़्यादा समस्या नहीं है, हिंदी अंग्रेजी का, क्योंकि बहुत लोग नए नए जुड़ रहे हैं, दूर दूर के लोग जुड़ रहे हैं, तो ये बात कम से कम समझिएगा कि यहाँ पर जो शब्द होते हैं, जो जांचकर्ता होता है हिस्ट्री के पेपर में कम, लेकिन अन्य पेपर में क्या अंग्रेजी शब्द के प्रयोग करने चाहिए, तो जवाब हाँ करने चाहिए। हिंदी मीडियम वाले को अंग्रेजी शब्द का क्या जवाब शब्द का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। कारण क्या है, इसको जांचने वाले कौन लोग होते हैं, क्या मुझे बुलाया जाएगा जांचने के लिए, क्या और जो टीचर पढ़ रहे हैं उसको बुलाया जाएगा जांचने के लिए, नहीं। जांचकर्ता कौन होंगे, पटना यूनिवर्सिटी के लोग पहुंचेंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लोग पहुंचेंगे, और उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लोग पहुंचेंगे। जितने भी बड़े बड़े विश्वविद्यालय भारत के देख रहे हैं वहाँ के लोग पहुंचेंगे। पर पटना विश्वविद्यालय में कहा जाए कि यूपीएससी की कॉपी जाँच करनी है, क्या सब उठा करके भेज दिया जाएगा, जो उसमें टॉप लोग होंगे उसी को भेजा जाएगा, जो टॉप प्रोफेसर होंगे। और जो टॉप प्रोफेसर में आता है, क्या उसकी भाषा इतनी खराब होगी कि वो हिंदी नहीं समझ रहा होगा, वो बिल्कुल समझ रहा होगा। और उसकी किताब को जैसे देखेंगे, जैसे इलाहाबाद में कि सविंदर सिंह है, आप लोग ज्योग्राफी में देखिएगा सविंदर सिंह की किताब चलती है, भौतिक भूगोल उसका सब पढ़ता है, तो सविंदर सिंह की जो बात करते हैं इलाहाबाद के प्रोफेसर हैं, क्या इलाहाबाद के वो जो प्रोफेसर हैं जो अपनी किताब को लिखी, जितनी कठिन कठिन शब्द का वो प्रयोग किए हैं, क्या वो वैसा ही कठिनाई वाला शब्द वो ढूंढेगा कि नहीं ढूंढेगा। अगर कोई लड़का उसी के शब्द का प्रयोग कर रहा है, अगर उसी तरह के अंग्रेजी टर्म का भी यूज कर रहा है, क्या उसको वो नंबर देने में कोताही करेगा, भरपूर नंबर देगा, वो कहेगा हम तुम्ही को ढूंढ रहे हैं, समझ है ना। तो इसीलिए करना क्या है कि अंग्रेजी वर्ड के प्रयोग करने हैं, बशर्ते वो टर्मोलॉजी हो। अगर कहीं के भी टर्म है उसके टर्म को लिख देंगे, पोस्ट में नहीं लिखना है कि उसका हिंदी क्या होता है। पुराने टीचर वो सिखाते होंगे कि हिंदी भी लिख दिया करो, जिसकी अंग्रेजी खराब है ना वो हिंदी भी लिखाते हैं उसके साइड में, हिंदी नहीं प्रयोग करना है। अंग्रेजी टर्म है, जैसे एक होता है कि प्लेट टेक्टोनिक, आप लोग इधर ज्योग्राफी खत्म किए, उसमें शब्द प्रयोग किए थे प्लेट टेक्टोनिक। हम जब लिखवा रहे थे नोट्स में तो प्लेट टेक्टोनिक धर ले जा रहे थे, कहाँ बोलते थे पोस्ट में विवर्तनिक भी लिखे, नहीं लिखना है। जब प्लेट टेक्टोनिक आप अंग्रेजी में लिख चुके, PLAT टेक्टोनिक TCHTONIC अगर लिख दिए यहाँ पर थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी लिखते लिखते वर्ड में आया है, तो पोस्ट में नहीं लिखना है कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, शब्द को नहीं बर्बाद करना है, क्योंकि लिखा हुआ है ये क्लॉज 3 और क्लॉज 5 में, ये शब्द अपव्यय नहीं करते हैं। प्लेट टेक्टोनिक लिखेंगे आगे बढ़ेंगे। अगर कोई जांच करने वाला को नहीं समझ में आए, वो बेवकूफ था जांच करने, उसको हटा दिया जाए वहाँ से, नंबर नहीं कटेगा, और योग्य लोगों को बुलाया जाता है। तो ये सब चीज़ है। और दूसरा चीज़ ये क्यों देखिएगा कि हिंदी मीडियम में थोड़ा सा इसका साइड इफेक्ट पड़ रहा है। साइड इफेक्ट क्यों, अंग्रेजी मीडियम वाले जल्दी सेलेक्ट हो रहे हैं, हिंदी वाले बहुत सीधे होते हैं, उसको जैसे कहिएगा ना वैसे ही मानेगा। कोई टीचर है कम जानकारी बता दिया कि ऐसे पढ़ो, तो वैसे ही करना शुरू कर देगा। कहीं इतनी को होता तो मान लेगा इतना ही होता। लेकिन अंग्रेजी वाला क्या कहता था, या हिंदी का भी टर्म पोस्ट में लिखो, नहीं, इसको बोला देखो ये कीवर्ड है, इसको लिख देना, वो गया उतना लिख दिया, इसलिए वो सेलेक्ट हो गया। हिंदी वाला को क्या कहा कि देखो ये अंग्रेजी ये होता है, हिंदी इसका ये होता है, अंग्रेजी भी सीखा हिंदी भी सीखा, दोनों को याद रखा, दोनों को लिखा, तो ये नंबर कम आया, क्योंकि जितना उसको स्पेस मिला था उस स्पेस में कम जानकारी दे के आया है। कारण था पिटू भाषा का प्रयोग करके। इसीलिए टर्म जहां कहीं भी दिखाई दे ना वहां पर सीधे धरले प्रयोग करेंगे टर्म का यूज होगा। हिस्ट्री में ऐसे नहीं प्रयोग होंगे कहीं पर, लेकिन हिस्ट्री का अपना शब्द है, जिसे मैग्ना कार्टा है, जैसे लिख देगी इस कंपनी को इतने अधिकार प्रदान कर दिए गए, एक सेंटेंस हुआ यहाँ से मैग्ना कार्टा दिया गया। कोई लिख रहा है कि कंपनी को इतने अधिक व्यापारिक अधिकार प्रदान किए गए, उसमें वहां पर लिख देते व्यापारिक मैग्ना कार्टा दिया गया। शिक्षा का मतलब शिक्षा के प्रसार की रूपरेखा तैयार की गई और भारतीयों को शिक्षा पर अधिकार दिया गया, वहां पर शिक्षा का मैग्ना कार्टा दिया गया। अब बताइए, तो जैसे ही यहाँ पर टर्म प्रयोग होंगे आपका शब्द बचेगा और वहां पर आपको नंबर आ जाएगा। दोनों चीज को प्रयोग करना। शुरू के कुछ क्लास में 8-10 क्लास में जो नए बच्चे हैं उसको समझ में नहीं आएंगे, लेकिन जो हम पर विश्वास करके अभी चलेंगे 10 से 15 दिन में हम उसका वर्ड का कलेक्शन करवा रहे हैं। आप जो शब्द जान रहे हैं उससे हमको और एग्जाम को कोई लेना देना नहीं। हम जो आपको शब्द बता रहे हैं उससे हमको भी लेना देना है और एग्जाम को भी लेना देना है, उस शब्द को लेके चलेंगे। पिछले क्लास में कह रहे थे कि कुछ कठिन कठिन शब्द है, वो कठिन शब्द ही लिखने के लिए आया है। बाद बाकी सुनिए ना, हल्का हल्का शब्द हम बोल ही रहे हैं,
सुनाने के लिए तो हम खुद ही हैं। ध्यान दीजिए, ये आप लोग समझ चुके हैं। यहाँ पर अमेरिकी क्रांति हो गया। इतने चीज को देखेंगे। सबसे पहले पृष्ठभूमि बनेगी, पृष्ठभूमि के बाद कारण देखेंगे, कारण के बाद स्वरूप को देखेंगे, स्वरूप के बाद है कि अमेरिकी क्रांति के क्या प्रभाव परिणाम है उसको देखेंगे। फिर अमेरिकी क्रांति के बाद जो संविधान निर्माण हुआ है उस सारे संविधान निर्माण के तत्वों को देखेंगे। अब चलते हैं, बीच में एक प्रश्न आ गया था क्योंकि हम बता रहे थे कि अभी कि अमेरिका पर पहले स्पेनिश का कब्जा था और उस स्पेनिश की नौसेना का नाम आर्मेडा था, जिस आर्मेडा को ब्रिटिश ने पराजित करके अमेरिका को स्पेनिश से छीन लिया। और जब उसको छीन लेते हैं ब्रिटिश तो वहां पर उपनिवेश बसा देते हैं। उपनिवेश का मतलब होता है कि 13 बस्ती का उपनिवेश बनेगा और उपनिवेश का कहीं ये अर्थ नहीं होता है कि गुलाम बना करके उससे जो चाहे सो करवाए। उपनिवेश का मतलब होता है कि राजनीतिक और आर्थिक गुलामी ही देगा वो आपको, उसके अलावा आप पर और कोई नियंत्रण नहीं है। मतलब आर्थिक रूप से आप उसके अनुसार बिजनेस व्यापार करेंगे और राजनीतिक का मतलब कि जो रूल रेगुलेशन वो बनाएगा आप उसको फॉलो करेंगे। यही दो पर्पस होता है। यहाँ पर 13 बस्ती बसाई गई थी और 13 बस्ती में चूंकि दोनों संस्कृति के लोग यहाँ पर दिखाई दिए, इसी कारण से हम यहाँ पर कहते हैं कि एक साथ नई और पुरानी दुनिया से जुड़ गए। अब आता है कि इस अमेरिकी क्रांति होने के पीछे कौन कौन से कारण थे। अब हम कारणों की विवेचना करेंगे, कारणों को यहाँ पर समझेंगे। यहाँ पर इसके कारणों को देखते हैं। सबसे पहला है, जब आप इसके कारणों की बात करते हैं तो कारण में पहला कारण है स्वतंत्र एवं स्वच्छंद चेतना। स्वतंत्र एवं स्वच्छंद चेतना। स्वतंत्र एवं स्वच्छंद चेतना का क्या मतलब है? तो स्वतंत्र एवं स्वच्छंद चेतना का यही मतलब है जो अभी हम पढ़ाए थे 2 मिनट पहले कि अमेरिका में ब्रिटेन में कुछ संघर्ष चल रहा था किसके मध्य, राज परिवार यानी कि राजतंत्र और फिर उधर कहते हैं पार्लियामेंट यानी कि प्रजातंत्र के बीच। इसमें काफी अधिक विरोध प्रारंभ हुआ और विरोध की पराकाष्ठा तब पार कर गई जब जॉर्ज तृतीय आया था। तो जॉर्ज तृतीय बहुत ही क्या थे, कठोर शासक थे और बहुत सारे नियमों को वो आरोपित कर दिए। नियम आरोपित करने का मतलब है कि जो व्यक्ति अभी स्वतंत्र चल रहे होंगे उस पर कई तरह के नियंत्रण को एक साथ लगा दिया जाएगा और जब आपकी स्वतंत्रता को एक साथ बाधित कर दिया जाए तो फिर विद्रोह होना है। आप लोग जैसे है कि लॉकडाउन में देखिएगा बहुत जगह पर झगड़ा लड़ाई होता है, खूब होता है। कारण क्या है कि पहले हॉस्टल में रहते थे, पहले लॉज में रहते थे, क्या पूछ के जाते थे किसी से कि सब्जी लाने जाना है, मूवी देखने जाना है, बात करने जाना है, लेकिन घर में पूछ के जाना पड़ेगा कहाँ निकल रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। और जब जैसे 10-15 दिन हिसाब देंगे फिर विद्रोह के स्वर अपने आप उत्पन्न होते हैं और जब ज़्यादा विद्रोही हो जाइएगा तो फिर अमेरिका की क्रांति के तरह ही एक नवीन क्रांति को जन्म दीजिए जिसको हम लोग वैचारिक क्रांति कहते हैं। वैचार की टकराहट होती है जो अंतिम में वाक्य युद्ध और फिर मल्ल युद्ध में बदल जाता है। दोनों चीज होता है। तो कई जगह पर देखिए गाँव घर में मल्ल युद्ध का भी स्थिति आ जाता है कभी कभी, ये स्थितियाँ होती हैं। वही कारण है कि जो स्वतंत्र लोग रह रहे थे वहाँ पर उस स्वतंत्रता के जीवन में हस्तक्षेप किया गया और जब यहाँ पर हस्तक्षेप करते हैं उसकी स्वतंत्रता में तो ये लोग एकजुटता दिखलाते हैं और ब्रिटिश के विरुद्ध एकत्रित होते हैं। ये इसकी पहली कारण बनी जिसको स्वतंत्र एवं स्वच्छंद चेतना करते हैं। तो आप लोग क्या करिएगा, पहले भूमिका लिख लेते हैं 2-4 लाइन का, उसके बाद कारण को स्पष्ट करते चलेंगे, नोट भी करते चलेंगे साथ साथ। तो हेडिंग दे दीजिएगा पृष्ठभूमि या उसी को कहते हैं भूमिका, पृष्ठभूमि या भूमि। देखते हैं सर्वप्रथम अमेरिका पर, पॉइंट में लिखिएगा, सर्वप्रथम अमेरिका पर स्पेनिश नियंत्रण था, स्पेन का। सर्वप्रथम अमेरिका पर स्पेनिश नियंत्रण था, स्पेनिश नियंत्रण था। सर्वप्रथम अमेरिका पर स्पेनिश नियंत्रण था। सर्वप्रथम अमेरिका पर स्पेनिश नियंत्रण था, स्पेनिश नियंत्रण था। जिस पर 1588 में, मतलब 16वीं शताब्दी में, जिस पर 1588 में
ब्रिटिश ने स्पेनिश नौसेना आर्मेडा को पराजित कर अपना आधिपत्य कायम किया और अपनी नौसैनिक श्रेष्ठता स्थापित की। अगली बात, तत्पश्चात उन्होंने वहां 13 औपनिवेशिक बस्तियों की स्थापना की। इस बस्ती में यूरोपीय बड़ी संख्या में अमेरिका में प्रवास किए। अमेरिका में प्रवास किए। अब क्वेश्चन है कि क्यों वहां चला गया, क्या कारण था? अगर ये न पूछ करके अमेरिकी क्रांति का कारण न पूछ करके केवल यह पूछ देगा कि यूरोप के लोग अमेरिका क्यों चले गए, अमेरिकी क्रांति चक्कर है, उसका कारण अलग होगा। लेकिन अभी देख रहे हैं कि कारण में जो पहली कारण है या भूमिका है इसकी, यूरोप के ही लोग कहां चले गए थे, अमेरिका चले गए। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि अमेरिका क्यों गए थे यूरोप से। पहली रीजन ये है कि ब्रिटेन में जो ही इसका शासन होता है जॉर्ज III का, तो जैसे ही जॉर्ज III आते हैं, कठोर शासक थे और उसने कैथोलिक धर्म को लागू किया। कैथोलिक मतलब पुराना चर्च और प्रोटेस्टेंट मतलब कैथोलिक का विरोधी। वही कैथोलिक जो पोप के द्वारा संचालित हो रहे थे, जो रूढ़िवादी चर्च था, तो उसको ये काफी सख्ती से उसके नियम कानून को लागू कर दिए। क्यों नियम कानूनों को लागू किया? कारण ये था कि ये अंधविश्वास पर आधारित था और राजा को अधिक शक्ति प्रदान करना था, जबकि पार्लियामेंट में जनता को शक्ति मिल जाती। इस तरह से कहीं न कहीं इसकी राजशक्तियां कमजोर हो रही थी। इसलिए कहा कि जो पहले कैथोलिक धर्म थे उसको सख्ती से लागू किया। जब यह कैथोलिक धर्म को सख्ती से लागू करेगा तो इसके विरुद्ध में भी कई छोटे छोटे संगठन बनेंगे और जो इस पर विद्रोह करने लगेंगे। जब इस विद्रोहियों को कुचला जाएगा इस कैथोलिक धर्म के आड़ में राजा के द्वारा, तो ये क्या करते हैं कि यहाँ से भागते हैं उस जगह की ओर जहाँ पर इस तरह की धार्मिक यातनाएं न दी जा रही। तो पता चला कि ब्रिटेन के ही कब्जे वाला एक क्षेत्र है अमेरिका। ब्रिटेन के ही कब्जे वाला है, हम ब्रिटिश के ही नागरिक, लेकिन एक क्षेत्र और है हमारा, एक और घर है। जैसे आप एक घर में रहते हैं, मम्मी पापा सब लोग रहते हैं वहाँ पर, और पता चला कि पिताजी क्या कर रहे हैं, यमराज का शासन कर रहे हैं। आप क्या करिएगा? देखो यहाँ पर पढ़ाई नहीं होती है, वो जो बगल वाला बंगला है ना, वहाँ पर शांति से पढ़ाई करें। यही जो धर्म विरोधी लोग सब थे ना, कैथोलिक धर्म के विरुद्ध वाले थे, ये शांति खोज रहा था, ऐसे जगह खोज रहा था जहाँ पर कोई नियंत्रण न हो। ये चला गया कहाँ रहने के लिए? ये ब्रिटिश के दूसरे बंगले में जिसका नाम था अमेरिका, यहाँ पर ये रहने के लिए चले गए। अर्थात ये जो रूढ़िवादी कैथोलिक धर्म है उससे बचने के लिए ये अपने आप को अमेरिका में हस्तांतरित कर दिया। जब यहाँ पर अमेरिका की ओर आ गए, ये पहला रीजन हुआ कि धार्मिक कारण हो।
दूसरा कारण को अगर आप देखिएगा तो दूसरा कारण में है कि चूंकि अब राजतंत्र कमजोर होगा ब्रिटेन में और वहां पर पार्लियामेंट यानी कि संसद की स्थापना हो रही है, तो संसद की स्थापना होने के साथ साथ प्रजातंत्र आएंगे, प्रजा की भलाई के लिए आएगा और वहां पर बड़े बड़े फॉर्म को मिला करके, छोटे छोटे फॉर्म को मिला करके एक बड़ा फॉर्म बनाया जाए, चकबंदी बनाई जाएगी, हदबंदी व्यवस्था की जाएगी। जो चकबंदी वहां पर करेंगे उसमें बड़े बड़े फॉर्म तैयार होंगे, क्योंकि आगे अब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति होने वाली होगी। इस वजह से वहां पर रूल में सुधार किए गए और बड़े बड़े जब खेत जुड़ने लगे तो जो छोटे छोटे किसान थे वो भी अपना खेत उसमें क्या कर देगा, जोड़ देगा। और जैसे ही कोई अपना छोटा सा खेत दूसरे को दे देता है तो एक आदमी को बहुत अमीर हो जाता है, लेकिन जो खेत अपना बेचता है, छोटा व्यक्ति जो होता है, उसके पास कुछ भी शेष नहीं रह जाता सिवाय मजदूरी के। ये मजदूर हो गया और जब ये मजदूर हो गया तो यहाँ पर देखा कि कई तरह की मतलब क्या है, यहाँ पर इनकम कम है। मजदूरी ब्रिटेन में जो मजदूर थे उसको इनकम कम मिल रहा था और देखा कि एक ऐसा जगह है जहाँ पर जमीन भी सस्ता है। क्या हुआ, अगर मधेपुरा में मेरी जमीन खत्म हो गई, पटना में मेरे को जमीन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, गांव की ओर पलायन करेंगे। और गांव में क्या होता है कि जमीन सस्ता होता है, जिसको भी यहीं से लोग मिला और देखा कि अमेरिका में जमीन बहुत ही सस्ता है, क्यों ना वहां पर जाकर के किसानी वहीं से किया जाए। तो इसी कारण से ये लोग यहाँ से भाग करके कहां पर चले गए, अमेरिका में, और वहां पर किसान बन के सस्ती जमीन खरीदे और वहां पर किसानी करना प्रारंभ कर दिए। एक रीजन ये। तीसरी रीजन देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का। ये ईस्ट इंडिया कंपनी तो हम लोग पढ़ रहे थे भारत में, ये ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ क्या करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ भी आया है। और ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब ठेकेदार, जैसे बिहार से क्या होता है कि कुछ लोगों को पकड़ करके कहाँ ले जाया जाता है, दिल्ली, महाराष्ट्र, सऊदी अरब। एक ठेकेदार होता है ना, जो मजदूर होते हैं, जैसे इस बार लॉकडाउन सब में सुने होंगे कि ठेकेदार लेके जाता है 20 को 25 को 100 को 200 500 1000 का ग्रुप होता है, किसका, मजदूरों। तो मजदूर के जो हेड मालिक होते हैं, जो ठेकेदार होते हैं, उसको पकड़ करके ले जाते और कहते हैं देखो यहाँ पर जो मजदूरी है ना बहुत कम है, तुमको इसी काम का वहाँ पर ज्यादा मजदूरी देंगे, तुम्हारी सब व्यवस्था हम कर देंगे, रहने खाने के लिए तुमको पैसा नहीं लगाने की व्यवस्था हम करेंगे, और कितना करने का चंदा मेरा इतना हो, कमीशन इतना होगा मेरा। मजदूर भी तैयार है, अगर 300 के बदले में हमको जाके 1000 मिल रहा है हम क्यों नहीं जाएंगे, इसीलिए लोग चले जाते थे। तो वहां भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा ब्रिटेन में कि देखो जो लोग मजदूरी चाहता करने, जिसको कुछ नहीं बचा है, सब जमीन उमीन चला गया है, वो मेरे साथ हो जाए और हम उसको ले जाकर के कहां पर पहुंचाएंगे, अमेरिका में। और ये ठेकेदारी लेकर के सबको पहुंचा दिया किस जगह पर, अमेरिका में। जब ये ठेकेदार सब यहाँ पर पहुंच जाता है लेकर के, तो ठेकेदार को कमीशन चाहिए, आर्थिक चाहिए, बाद में तुमको जो धर्म मानना है वो करो ना। ये ठेकेदार थोड़ी पूछता है कि तुम मुसलमान होकर कैसे मेरे ग्रुप में होगा, उसको कोई मतलब नहीं है, तुम कमीशन इतना दो तुम भी काम करो। और दूसरा बोला है कि हम जाके भगवान को, राम भगवान को पूछते, तुम भी पूजा करो, तुम भी लेकिन मेरा काम करो। जिस धर्म के हो उनको कोई मतलब नहीं है, चाहे निचली जाति हो, ऊंची जाति हो, छूत हो, अछूत हो, दलित हो, किसी भी धर्म के लोग, बस काम करो ईमानदारी से, आर्थिक चंदा दो हमको, बाद बाकी जो धर्म अपना ना अपनाओ। ये लोग भी वहां पर चले गए और खुश भी थे, अरे कम से कम धार्मिक यातना तो नहीं है, कोर्ट की सत्ता तो स्वीकार नहीं न करना है, यहाँ पर फ्री होके रहते हैं, काम भी करते हैं, सोर्स ऑफ इनकम भी अच्छा है। ये सारी चीज ने यूरोपियों को अमेरिका जाने के लिए प्रेरित कर दिया। और क्वेश्चन यह पूछता है कि यूरोपीय ही क्यों 90% गए हैं, क्यों ही यूरोपीय ही क्यों इतनी बड़ी तादाद में अमेरिका चला गया। चाहते तो विश्व के और लोग भी तो आ सकते थे, लेकिन विश्व के और लोगों का आना कम क्यों हो गया, उसके पीछे रीजन ये सब था। और भी कई कारण है, लेकिन मुख्य रीजन पर नोट कर लीजिए। तो इसको भी पॉइंट ABCD पॉइंट कर लिया, इसी मतलब लाइन का पॉइंट बनेगा नंबर ए में। इंग्लैंड की कंपनियों ने व्यापारिक लाभ के लिए, इंग्लैंड की कंपनियों ने व्यापारिक लाभ के लिए, इंग्लैंड की कंपनियों ने व्यापारिक लाभ के लिए लोगों को वहां भेजा, लोगों को वहां भेजा। अगली बात, अमेरिका को अपने अनुकूल, अमेरिका को अपने अनुकूल जगह पाकर, जगह पाकर, जगह पाकर यूरोपीय, यूरोपीय, यूरोपीय वहां प्रवास किए। जिसे लिखना
इतना होता है कि वहां रहने के लिए चले गए, ये सब क्षेत्रीय शब्द है, प्रयोग नहीं करना है। क्षेत्रीय शब्द नहीं, प्रवास, निवास, ये सब शब्द का प्रयोग करिए। क्या लिख रहे थे? यूरोपीय प्रवास की। तीसरा, धार्मिक संघर्ष से, धार्मिक संघर्ष से बचने के लिए, धार्मिक संघर्ष से बचने के लिए अमेरिका की ओर पलायन बढ़ा, अमेरिका की ओर पलायन बढ़ा। जैसे भारत में क्या होता है कि भिखारी, कोई काम नहीं मिला तो भिखारी लोग बन जाते हैं ना। सबसे अधिक भिखारी बिहार में कहाँ रहता है? सॉरी, भारत में कलकत्ता, वेस्ट बंगाल में सबसे अधिक भिखारी है। बाहर में भिखारी हो कोई जगह नहीं, एक रुपया नहीं देगा भिखारी। वहां पर सुनते हैं कि अमेरिका में इतना भिखारी है, वहां पर होमलेस लोग होते हैं, उसको भी घर देता है रहने के लिए। ज्यादा से ज्यादा भिखारी का क्या मतलब होता है? होमलेस, उसके अलावा कोई भिखारी नहीं। बाद में जो गरीब से गरीब है ना, सरकारी भवन में रहता है। जैसे यहाँ पर एसपीडीएम रहते हैं ना, उस तरह का सरकारी भवन है, बगीचा है, पार्क है, पूरा खाने के लिए भी नहीं तो खाने के लिए भी आता है। ये सारी व्यवस्था वहां पर होती है। तो वो सब जो निकम्मे लोग थे, उस निकम्मे का कोई जगह नहीं था वहां, उसको भगा दिया गया। तो भगा दिया, कहां पर चला गया? तो और जगह तो यही खूब मारता है, उपनिवेश बना के मारता है। सबसे बढ़िया चले जाते हैं किस जगह पर? अमेरिका पहुंच जाते हैं। वहां पर कम से कम अपने जाति बिरादरी के तो लोग हैं। इसीलिए सारे भिखारी, सारे चोर, सारे स्मगलर, सारे लुटेरे, जितने भी तस्कर उसकर आप लोग देख रहे हैं, सब निष्कासित किए गए, देश निष्काला मिला, और ये सब के सब अमेरिका पहुंच गए। यहाँ पर ये भी एक कारण बनता है, लिख लिया जाए। इंग्लैंड के अपराधी, इंग्लैंड के अपराधी भिखारी, इंग्लैंड के अपराधी भिखारी, तस्कर, तस्कर, तस्कर आदि को, आदि को, आदि को अमेरिका निष्कासित कर दिया गया, निर्वासित कर दिया गया। निष्कासित कर दिया। जब निष्कासित कर दिया गया तो किसकी मात्रा बढ़ गई वहां पर? यूरोपीय लोगों की। इसलिए अमेरिका में यूरोपीय लोग ज्यादा हुए। अब यहीं पर उस प्रश्न को लिख देंगे कि अमेरिका एक साथ नई और पुरानी दुनिया से जुड़ गई। नई और पुरानी दुनिया का अंतर समझ गए हैं? पुरानी दुनिया का मतलब क्या है? राजतंत्र, और इस राजतंत्र में क्या है? कुलीन तंत्र, कुलीन तंत्र, कुलीन तंत्र के अलावा क्या है यहाँ पर? सामंतवाद, सामंतवाद के अलावा क्या है यहाँ पर? धर्मतंत्र, ये सारी बुराइयां। और यहाँ पर क्या है? समान संस्कृति। नई दुनिया में क्या है? समान संस्कृति। आप लोग अपने शब्दों में इसका प्रयोग करिएगा। भूमिका हम बता दिए, निष्कर्ष बता दिए, कंटेंट को खुद लिखना है। क्या समझ पाए अपनी भाषा का प्रयोग करके। शुरू में छोटे छोटे शब्द प्रयोग करने हैं, लेकिन मेरे क्लास करते करते ना शब्द आपका चेंज हो जाए, इसलिए इस विषय को रखें। लिखिए, अगला पॉइंट करते हैं। कारण पे आते हैं। कारण में लिखिएगा। कारणों में पहला कारण स्वच्छंद एवं स्वतंत्र चेतना। स्वच्छंद एवं, स्वच्छंद एवं स्वतंत्र चेतना। चेतना का मतलब जागृति, जो सोचिएगा वो कर लीजिए, वही चेतना। लिखते हैं, अमेरिका में या अमेरिकी समाज में स्वतंत्र एवं स्वच्छंद चेतना मौजूद थी। अमेरिका में स्वतंत्र एवं स्वच्छंद चेतना मौजूद थी। स्वतंत्र एवं स्वच्छंद चेतना मौजूद थी। हमें देखिए, ये ब्रिटेन के कब्जे में है, फिर भी ब्रिटिश ने इस पर नियंत्रण क्यों नहीं रखा? दो कारण।
शुरुआत में तो ये अपने प्रजातंत्र राजतंत्र में उलझा हुआ है, ध्यान नहीं दे पाए। और दूसरा सोचा कि अपने ही न लोग हैं वहां पर, उपनिवेश पर पकड़ मजबूत कर रहे हैं, इसके लिए रूल उसी तरह का भेजता था, क्योंकि यह भी उपनिवेश था ना, तो नियम इसके लिए भी भेजता था वही, जैसे भारत पे नियम चलेगा वैसे इस पर भी नियम चलेगा, लेकिन इसको ढील मिल जाता था, इसको छूट मिल जाता था। इस वजह से शुरुआत में इस पर कोई नियंत्रण नहीं रखा। स्वतंत्र स्वच्छंद क्यों हो गए? इसलिए क्योंकि शुरुआत में कोई नियंत्रण नहीं रखा गया, जब जड़ कीर्ति आएगा तब नियंत्रण होगा। लिख लेते हैं, स्वतंत्र एवं स्वच्छंद चेतना मौजूद थी। वस्तुतः आरंभ में इंग्लैंड ने इस पर, वस्तुतः आरंभ में इंग्लैंड ने इस पर कठोर नियंत्रण नहीं रखा। कठोर नियंत्रण नहीं रखा। इसका कारण था कि ब्रिटेन में राजतंत्र और संसद के बीच संघर्ष चल रहा था। राजतंत्र और संसद के बीच संघर्ष चल रहा था और जब यह संघर्ष 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के साथ समाप्त हुआ तो ही ब्रिटिश ने उपनिवेशों पर हस्तक्षेप को कड़ाई से लागू कर दिया। वस्तुतः या परिणामतः अमेरिकी स्वतंत्र चेतना में हस्तक्षेप हुआ और उसमें आक्रोश उत्पन्न हुए जो अंततः क्रांति के रूप में सामने आया। दूसरा लिखते हैं, दोषपूर्ण शासन प्रणाली। दोषपूर्ण शासन प्रणाली। दोषपूर्ण शासन प्रणाली का क्या मतलब है? आप लोगों को याद होगा कि भारत में गवर्नर आते थे, गवर्नर जनरल आते थे, वायसराय आते थे। इसको हिंदी में कहते हैं राज्यपाल कहते हैं। मतलब किसी भी राज्य को चलाने के लिए जो प्रतिनिधि होते हैं उसको राज्यपाल कहते हैं। जैसे भारत को चलाने के लिए एक राष्ट्र के पति होते हैं उसको क्या कहते हैं? राष्ट्रपति कहते हैं। तो उसी तरह से राज्य को चलाने के लिए एक राज्यपाल होता है, उसी राज्यपाल का अंग्रेजी गवर्नर होता है, वही गवर्नर थे। तो ब्रिटिश अपने उपनिवेश को चलाने के लिए जो राज्य का पूरा कार्यभार देखता वो गवर्नर के थ्रू देखता था, और ये गवर्नर के अंदर दो लोग होते थे,
एक को कहते हैं कार्यकारिणी और एक को कहते हैं परिषद। दोनों के शब्द को समझिए। एक कार्यकारिणी का समूह होता है और एक को हम लोग क्या कहते हैं, परिषद या काउंसिल कहते हैं। इस परिषद काउंसिल में स्थानीय लोग होते थे। स्थानीय लोग का मतलब स्थानीय प्रतिनिधि, और स्थानीय प्रतिनिधि क्या करते थे, कई राइट्स रखे हुए थे, जैसे कर लगाना, नियम कानून इत्यादि। जितने चीज आप देख रहे हैं ये स्थानीय प्रशासन या स्थानीय परिषद के अंतर्गत आना था, लेकिन इस पर भी नियंत्रण गवर्नर का होता था। ये शासन प्रणाली है दोषपूर्ण है। मतलब क्या है कि जहां पर ये गवर्नर का शासन होता था, जो नियम और कानून बनाते थे, वो भारत से मतलब भारत नहीं कहते, अमेरिका से होते ही नहीं थे। तब ये कहां से है, ये ब्रिटिश के द्वारा नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति होता था, जिस वजह से स्थानीय लोगों के हितों को ध्यान में न रख करके ब्रिटिश हितों को यह हमेशा ध्यान में रखता था। तो इसी को कहते हैं दोषपूर्ण शासन पद्धति। तो एक रीजन ये भी होता है, इस शासन व्यवस्था से लोग परेशान थे, क्योंकि अगर कोई सुधार की मांग करता, यहाँ पर स्थानीय नेता चाहिए, स्थानीय लोग चाहिए जो वहां की समस्याओं को समझते और ब्रिटिश के सामने कुछ सुधारों के लिए रखते। लेकिन यहाँ पर तो गवर्नर है जो क्या करते थे, सुन करके भी अनसुनी कर देते थे, क्योंकि जितने भी शक्तियां थी वो सब के सब गवर्नर में निहित थी और गवर्नर जैसा चाहते थे वैसे चला सकते थे। इसलिए लोगों के हित को कभी भी ध्यान में गवर्नर ने नहीं रखा और इसी कारण से जनता विद्रोह करते हैं और अमेरिकी क्रांति को प्रेरित करते हैं। अभी अमेरिकी क्रांति किस कारणों से उत्पन्न हुआ उसकी प्रेरणा के तत्व देखते हैं। पहली प्रेरणा का क्या तत्व था कि स्वतंत्रता को भंग कर दिए जाकर के वो जो शांति से था उस पर नियंत्रण रख रहे थे। दूसरा क्या था कि दूसरा हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर दोषपूर्ण प्रणाली है। तीसरा है जिसको कहते हैं सप्तवर्षीय युद्ध। बहुत लोगों को याद होगा सप्तवर्षीय युद्ध कब से कब हुई है। सप्तवर्षीय युद्ध फ्रांस में, याद करिएगा, फ्रांस के साथ जो चला सप्तवर्षीय युद्ध 56 से 63, 1656 की 1756, 1656 कब हुआ था सप्तवर्षीय युद्ध, 16 या 17 बताइए। 7 साल तक चलने वाला ये संघर्ष है। हाँ बताइए, सप्तवर्षीय युद्ध है, इसका भी नतीजा होता है। ये जो सप्तवर्षीय युद्ध आप देख रहे हैं 56 से 63 के मध्य, यानी कि टोटल 7 साल का युद्ध चला है। और इस 7 साल की लड़ाई में किसकी पराजय होती है? फ्रांस। फ्रांस जितना भी युद्ध किया है सब में हारा ही है। जितना भी लड़ाई लड़ता था फ्रांस सब में हारा है, और अगर कहीं पर भूल चूक से जीत भी गया तो फायदा नहीं ले पाया उसको। फ्रांस का दुर्भाग्य देखिए, यहाँ पर नेपोलियन क्या किया है कि नेपोलियन यहाँ पर छक्का छुड़ा के रखा था, किसका? ब्रिटिश का। लेकिन इस 7 साल की लड़ाई में देखिएगा तो 7 साल की लड़ाई में क्या होता है कि ब्रिटिश विजय हो जाते हैं, और जैसे ही ब्रिटिश विजय होता है, ब्रिटिश जीत जाता है, फ्रांस के कब्जे वाला अमेरिका भी छूट गया। मतलब क्या है, ये क्षेत्र को देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए, ये उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र हो गया। यहाँ पर कौन कब्जा कर लिया है? ब्रिटिश आकर के। पहले फ्रांस स्पेनिश थे और अब आर्मेडा को पराजित करके ब्रिटिश आ गया। लेकिन इधर वाला जो कनाडा था, इस कनाडा पर कौन बैठा हुआ था? फ्रांस, जिसका डर यहाँ पर रहने वाले लोगों को हर हमेशा होता था, क्योंकि नेपोलियन का नाम का बहुत डर लगता था लोगों को। नेपोलियन आएगा पता नहीं क्या करके जाएगा, ऐसे डरते थे लोग। जैसे हिटलर के नाम से डरते थे ना, उसी तरह से नेपोलियन के नाम से डरते थे। और यहाँ पर डर हर हमेशा यहाँ के लोगों को बना रहता था कि कभी भी फ्रांस आकर के इस पर कब्जा कर सकता है। दो तरफा, एक ऊपर से कोई उसको शोषित कर रहा है, उधर से आक्रमणों करने वाला बैठल है। ये तो कम से कम थोड़ा बहुत छूट दे रहा था, उसका तो बुझ रहा था कि पूरे का पूरा शोषण कर लेगा, इसलिए इससे ज्यादा डर रहे। लेकिन जैसे ही फ्रांस यहाँ पर क्या होता है कि फ्रांस जैसे ही यहाँ से हारता है, फ्रांस जैसे ही इस जगह पर पराजित होता है, तो इसके कब्जे वाला क्षेत्र भी अब किसका हो गया? ब्रिटिश का हो गया। जैसे ही यह क्षेत्र भी कब्जे वाला हो गया, यहाँ के लोग बहुत खुश हुए और कहते अच्छा, अब तो कोई हमला करने वाला तो है नहीं, अब एक ही आदमी बचा है जो दूर से मेरे ऊपर नियंत्रण रख रहा है, क्यों ना उसे भी हटा दिया जाए।
इसलिए क्या किए, इसी अपने शोषणकर्ता के विरुद्ध में एकजुट हो गए, क्योंकि अब हमले का खतरा तो था नहीं और जो इस पर नियंत्रण रखते उसी को खदेड़ देना चाहते थे। इस प्रेरणा ने भी, सप्तवर्षीय युद्ध की प्रेरणा ने भी इसे क्या करता है, अमेरिकी क्रांति को उद्वेलित कर दिया या अमेरिका के लोगों को इसके लिए प्रेरित किया है, क्रांति करने के लिए प्रेरित कर दिया। हम क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे यहाँ पर यह घटना घटती है, अमेरिकी क्रांति हो जाएगी, अमेरिकी क्रांति होने के पीछे अब हम अगले कारणों को देखते हैं। अगला कारण क्या था कि ये तो तीसरा कारण हो गया सप्तवर्षीय युद्ध, और इससे पहले हम लोग क्या देखे थे, दोषपूर्ण शासन प्रणाली, उससे पहले क्या देखे थे, स्वतंत्र एवं शोषण चेतना। अब देखते हैं कि कई तरह के एक्ट बनाए गए थे और उस एक्ट में क्या हुआ। जब शासन जॉर्ज तृतीय का होता है, तो जॉर्ज तृतीय के शासन होते ही जॉर्ज तृतीय ने सोचा कि हम संसद से अपने अधिकार को कैसे बचा के रखें, उसके लिए जरूरी है कि एक कठोर शासक बनना होगा। और कठोर शासक बनने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त करते हैं, एक कठोर प्रधानमंत्री को, जिसका नाम था ग्रेनविले। इस ग्रेनविले का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये ग्रेनविले को पीएम नियुक्त करते हैं। ग्रेनविले को जब प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, उसको सीधे हिदायत देता है और हिदायत देते ही कहता है कि एक इकोनॉमिकल बोर्ड की स्थापना कीजिए। इकोनॉमिकल बोर्ड का मतलब है कि एक आर्थिक बोर्ड बनाया जाए। जैसे अभी हेल्थ में परेशानी हो रही है, एक हेल्थ बोर्ड बना है, उसी तरह से आर्थिक अगर कोई परेशानी होगी, उस परेशानी को दूर करने के लिए आर्थिक बोर्ड बनेगा। वहां पर एक आर्थिक बोर्ड की स्थापना की, एक इकोनॉमिकल बोर्ड को बनवाया और उसको सीधे निर्देशित किया। 7 साल में जो लड़ाई हुई, इतने ज्यादा धन बर्बाद हुए, उन सारे पैसा से राज खजाना को फिर से कैसे भरा जाए, उसके लिए कोई उपाय बताओ। यहाँ पर लोग मीटिंग करते हैं पार्लियामेंट में और उपाय निकालते हैं। देखिए, उपाय यही है कि आप टैक्स को बढ़ा दीजिए। और टैक्स में भी कैसे टैक्स, तो वस्तुओं का यहाँ पर लिस्ट किया कि जो वस्तु बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर आयात और निर्यात हो रहे हैं, उस पर आपको ध्यान रखना होगा। साथ में प्रत्यक्ष कर भी लगाइए। नेपोलियन भी आगे डायरेक्ट टैक्स लगाएगा। प्रत्यक्ष कर का मतलब क्या होता है, वस्तु पर लगने वाला और सेवा पर लगने वाला कर क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है। और व्यक्ति पर जो कर लग जाए उसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। यहाँ पर कहा कि अभी जो बॉर्डर पर टैक्स लग रहा था उसको खत्म करिए, वस्तु पे लग रहा है, अब आदमी पर सीधे आरोपित करिए। डायरेक्ट टैक्स देश के अंदर करिए और देश के बाहर करिए। वो क्या रहा था, अभी तक नियम तो बनाए गए थे देश के अंदर में कि क्या होगा कि जो नियम कानून रहेंगे उसी के अनुकूल आप लोग को भी चलना होगा जो अन्य उपनिवेश पर बने हुए, क्योंकि सबका एक ही चार्टर था, सब उपनिवेश के लिए एक ही तरह से ट्रीट किया जाना था। क्योंकि ब्रिटिश ने अपनी मैनिफेस्टो में उस समय में लिखा हुआ था, औपनिवेशिक का बस एक ही अर्थ होता है कि औपनिवेश से अतिशय लाभ की प्राप्ति किया जाए और औपनिवेश का धर्म होता है वो हमें हर हमेशा लाभ पहुंचाने की कोशिश करे। बस इसी नजरिए से ब्रिटिश क्या करते थे, पूरे औपनिवेश को देखते थे। इसलिए यह भी औपनिवेश था, लेकिन इस औपनिवेश को थोड़ी सी छूट मिली हुई थी। अब जैसे ही संघर्ष खत्म होता है तो ये सब उपनिवेश की तरह यहाँ पर भी कई शुल्क लगा दिए। स्टाम्प शुल्क, स्टाम्प शुल्क के बाद फिर है कि कई तरह का जैसे है स्टाम्प कस्टम ड्यूटी, ये सबको बढ़ा दिया गया। साथ में फसल के ऊपर भी इसका नियंत्रण बढ़ गया। फसल के ऊपर नियंत्रण का मतलब है यहाँ पर शुगर टैक्स लाया। शुगर टैक्स का मतलब जितने भी चीनी से संबंधित उत्पाद होंगे उन सारे उत्पादों को अगर आप चाहते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। अमेरिकी किसको टैक्स देते, ब्रिटिश को टैक्स देते। और जब ब्रिटिश को किसकी प्राप्ति चाहिए थी, जैसे शुगर टैक्स है, गन्ना टैक्स है, जितने भी कॉमर्शियल हैं, जैसे रेशम है, रेशम पर भी टैक्स दिया गया था, कपास पर बढ़ा दिया गया, इन सारी कॉमर्शियल वस्तुओं पर यहाँ पर टैक्स बढ़ा दिए गए। और यहाँ के जो लोग थे, अमेरिकी लोग व्यापार करते थे, और व्यापार किस चीज का, जब इसको रम खरीदना और रम बनाना होता था तो रम का एक रॉ मटेरियल क्या होता है, शक्कर होता है। शुगर शक्कर में आता है, इसीलिए इसका शुगर टैक्स बढ़ गया। और जैसे ही शुगर टैक्स बढ़ गया इसका उत्पादन महंगा हो गया, और उत्पादन महंगा होने के कारण इसको आर्थिक क्षति पहुंच रही। अब टैक्स तो गवर्नमेंट के यहाँ यानी कि ब्रिटिश के यहाँ चला गया, लेकिन अमेरिकी लोग को यहाँ पर क्षति महसूस होने लगी और इसका आर्थिक रूप से क्या होता है, कमजोरी आ जाती है। इसीलिए ब्रिटिश के विरुद्ध एकजुटता दिखलाते हैं। दूसरी रीजन देखिए, दूसरा रीजन ये था कि जहाजरानी उद्योग। जहाजरानी उद्योग का मतलब था कि जहाजरानी उद्योग पर कंट्रोल किया गया, अर्थात जितने भी नौसैनिक या पनिया जहाज थे उन सबको बस एक ही हिदायत दी गई कि तुम व्यापार कहीं से भी करो, लेकिन तुम्हारे जहाज को एक बार ब्रिटेन के बंदरगाह पर जाना ही होगा।
आप व्यापार कहीं से भी करिएगा तो आप जैसे यहाँ पर अमेरिका हो गया, यहाँ पर ब्रिटेन हो गया, या यहाँ पर हम इंडिया को रख देते हैं। अगर इंडिया से अगर हमको कहाँ पर जाना था, अमेरिका जाना था, तो अमेरिका ऐसे नहीं, यहाँ के सामान पहले कहाँ गुजरेंगे, ब्रिटेन के बंदरगाहों पर, तत्पश्चात ही अमेरिका जा सकता है। और अगर अमेरिका अपनी सामान को भेजेगा किसी अन्य देश में तो पहले ब्रिटेन के बंदरगाह पर ले जाएगा, उसके बाद ही जा सकता है और किसी देश में। इससे क्या होता है, परिवहन लागत बढ़ गई। मतलब जो दूरी थी 100 किलोमीटर की, उस दूरी को आज 500 किलोमीटर कर दिया गया और बस उतना ही ले जा रहा है, लाभ उतना ही लेना है। इस वजह से इसको आर्थिक नुकसान हुआ। ब्रिटिश को क्या फायदा हुआ, जितनी बार यहाँ पर बंदरगाह आती थी कस्टम ड्यूटी उतनी बार, यानी उसको टैक्स भी मिलता जाता था और इस तरह से इसको काफी अधिक फायदा होना शुरू हो जाता है। ये टैक्स की उगाही करने लगते हैं। उसी तरह से स्टाम्प ड्यूटी बना दिया, डाक टिकट पर लगा दिया और कई तरह की सेवाओं पर इसने कर लगाए। और वहीं पर एक स्टेटमेंट आता है कि ग्रेनविले ने पश्चिम से आई डाक को बढ़ा और अमेरिका को खो दिया। ये स्टेटमेंट आता है। कैसे खो दिया है, तो जैसे ही ये सारे नियंत्रण अमेरिकियों पर बढ़ा दिए गए, अमेरिका विरोध करना प्रारंभ करता है, वहां की जनता साथ देना प्रारंभ करती है और वो सब के सब ब्रिटिश के विरुद्ध एकजुटता दिखलाते हैं और अपने आप को फिलाडेल्फिया में पहली जाकर के बैठक करते हैं। और उसके बाद फिलाडेल्फिया का जब 2 साल के 74 में हुआ था और जाके जैसे ही 76 की बात करते हैं, 76 में जब पहुंचेंगे तो वहां फिलाडेल्फिया सम्मेलन में एक अपने संविधान की घोषणा कर लेता है। अभी आजाद नहीं हुआ है लेकिन संविधान की घोषणा कर चुका होता है। जब संविधान 83 में जाकर के आजाद होगा, अभी 76 की बात हो, 76 में फिलाडेल्फिया, अगर पूछा जाए कि अमेरिकी संविधान कैसे बनी तो फिलाडेल्फिया सम्मेलन से बनी। तो वो फिलाडेल्फिया क्या है, तो फिलाडेल्फिया जगह है। उसी जगह पर यहाँ के लोग कहते थे, बैठे थे, एकजुट हुए थे और वहीं पर अमेरिकी क्रांति को जन्म दिए थे। तो ये क्या करते हैं, फिलाडेल्फिया में सम्मेलन करते हैं और अमेरिका के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था और अमेरिका को स्वतंत्र करने की बात करने लगते हैं ये लोग। तो यहाँ पर उसके पीछे कहीं ना कहीं बड़ा रीजन था ग्रेनविले। तो ग्रेनविले तो ये पहला काम करते। दूसरा कारण देखिए, दूसरा कारण ये था कि इधर के लोग पूर्वी हिस्सा में रह रहे थे। अमेरिका का जो पूर्वी भाग है ना, इधर आकर के ज्यादा यूरोपीय व्यापारी लोग बस गया था। बाद में पता चला कि हमको व्यापार में तो ज्यादा फायदा मिल नहीं पा रहा है और ये जो पीछे वाले क्षेत्र वहां भी काफी अधिक संसाधन सब है। तो ये सोचे कि अपने ही एरिया में विस्तार कर लेते हैं। तो इसका लोभ बढ़ गया और उस एरिया की ओर बढ़ने लगे जिधर रेड इंडियन रहते थे। रेड इंडियन रहते थे और ब्रिटिश को पता चल गई ये रेड इंडियन वाले कब्जा में ये लोग अपना अधिकार करना चाहते हैं। जब रेड इंडियन वाले एरिया में ये लोग अपना अधिकार करना चाहेंगे, उस एरिया में अपना नियंत्रण मजबूत करना चाहेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं रेड इंडियन का विद्रोह होगा। इस वजह से ब्रिटिश अपनी सेनाओं को उतारते हैं और इस रेड इंडियन को सुरक्षित करते हैं। जैसे ही रेड इंडियन को प्रोटेक्शन मिलेगा, ये अमेरिकी सोचेंगे ये ब्रिटिश हमारा साथ न दे करके उसका साथ दे रहा है, यह हमारा दुश्मन है, इसीलिए ब्रिटिश को अपना दुश्मन मान लेते हैं और ये क्रांति को और अधिक हवा प्रदान करेगा। और इस तरह से जब चारों तरफा से ग्रेनविले की नीति ने अमेरिकियों को और ज्यादा क्रोधित कर दिया, तो क्रोध की वही अवस्था अमेरिकी क्रांति तक पहुंच जाती है। इसीलिए स्टेटमेंट आता है ग्रेनविले ने पश्चिम से आई डाक को बढ़ा और अमेरिका को खो दिया। ये रीजन था। तो यहाँ पर हम इस ग्रेनविले की नीति को भी समझ लेते हैं। अब क्या करिएगा, इसमें और भी कई कारण हैं, उन कारणों की चर्चा हम थोड़ी देर बाद करेंगे। इतने पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। पहला पॉइंट दोषपूर्ण शासन प्रणाली। दोषपूर्ण शासन प्रणाली अगला पॉइंट कर लीजिएगा। दोषपूर्ण में क्या करिएगा, इसे बस डायग्राम बना लीजिए। गवर्नर से गवर्नर एक तरफ लिखना है, कार्यकारिणी बना लीजिए। इसको कहते हैं मनोनीत कार्यकारिणी और इसको कहते हैं स्थानीय परिषद। स्थानीय परिषद, मनोनीत कार्यकारिणी, स्थानीय परिषद
यहाँ पर लिख देंगे अमेरिकी नागरिक अधिकार। उसके बाद है कानून अधिकार, अधिकार कर लगाने का। मनोनीत सदस्य वहां पर होते हैं। लिखते हैं दूसरा पॉइंट, नंबर बदलिए। सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 63, फ्रांस वर्सेस ब्रिटिश। सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 63, फ्रांस वर्सेस ब्रिटेन। इसमें पॉइंट वाइज लिखते हैं, कभी हो सकता है कि सप्तवर्षीय युद्ध के बारे में पूछे। लिखते हैं, क्या लिख रहे थे? सप्तवर्षीय युद्ध और उसके परिणाम। पहला पॉइंट, सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस के पराजय से, सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस के पराजय से, सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस के पराजय से उसके उपनिवेश कनाडा, उसके उपनिवेश कनाडा, उसके उपनिवेश कनाडा पर ब्रिटिश का नियंत्रण, उसके उपनिवेश कनाडा पर ब्रिटिश का नियंत्रण स्थापित हुआ और अब अमेरिकियों पर फ्रांस के अमेरिकियों पर फ्रांस के आक्रमण का भय भी समाप्त हो गया। फ्रांस के आक्रमण का भय भी समाप्त हो गया। आक्रमण का भय भी समाप्त हो गया। फलतः सुरक्षा के नाम पर ब्रिटिश के ऊपर अमेरिकी की निर्भरता ब्रिटिश के ऊपर समाप्त हो गई। 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 और ऐसे में पहले से असंतुष्ट अमेरिकी, प्रत्यक्ष संघर्ष के लिए उतारू हो गए या तैयार हो गए। अगली बात, दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। सप्तवर्षीय युद्ध में ब्रिटिश का अत्यधिक आर्थिक क्षति हुआ। सप्तवर्षीय युद्ध में ब्रिटिश का अत्यधिक आर्थिक व्यय हुआ। अतः
अतः उसने अपने आर्थिक व्यय को कम करने के लिए अमेरिकी पर करों का आरोपण बढ़ा दिए। अतः असंतुष्ट अमेरिकी क्रांति के लिए बाध्य हो गए। तीसरा पॉइंट इसी में लिखिएगा। अमेरिकी औपनिवेश के लोग पश्चिम दिशा की ओर विस्तार करने लगे। पश्चिमी दिशा की ओर विस्तार करने लगे। और इस क्रम में उनका संघर्ष वहां के मूल निवासी कौन रहते थे वहां पर? रेड इंडियन। वहां के मूल निवासी से हुआ और ऐसे में ब्रिटिश उन क्षेत्रों को कानून बनाकर वहीं के मूल निवासी के लिए सुरक्षित कर दिया। फलतः अमेरिकियों में ब्रिटिश के प्रति आक्रोश जागा। फ्रांस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो उसका भी हुआ। लिखते हैं चौथा। इस सप्तवर्षीय युद्ध ने फ्रांस की क्रांति पर भी इस औपनिवेशिक युद्ध ने इस सप्तवर्षीय युद्ध ने फ्रांस पर भी अपना प्रभाव डाला और फ्रांस आर्थिक दिवालियेपन के कगार पर पहुंच गया। अब जो है कि जॉर्ज तृतीय आया था, कई नियम लाएगा। किसके माध्यम से? नहीं, प्रधानमंत्री कौन थे? ग्रेनविले। लिखते हैं पांचवा छठा जो भी हो लिखते हैं। औपनिवेशिक कानूनों को कड़ाई से पालन करवाना या नए औपनिवेशिक कानून। औपनिवेशिक कानून में कई होंगे। नंबर 1 में आते हैं व्यापारिक कानून।
या सॉरी पहला नौ परिवहन कानून, पहले नौ परिवहन, नौ परिवहन। नौ परिवहन का क्या मतलब, अगर अमेरिका में कहीं से भी परिवहन होगा समुद्री रास्ते से, तो जो जहाज इसमें चलेगी अमेरिका की ओर, चाहे वह जाने वाला हो चाहे वह आने वाला हो, केवल और केवल ब्रिटिश का होगा। आप न अपना बना सकते हैं न पड़ोसी से मंगवा सकते हैं। उस कंडीशन में केवल ब्रिटिश के जहाज के माध्यम से ही यहाँ पर नौ परिवहन नीति के तहत व्यापार होता। फायदा क्या था इससे, जो आर्थिक दिवालियापन ब्रिटिश अभी झेलने वाला था 7 साल लड़ाई करके, जो समय पैसा बर्बाद किया था, उसकी क्षतिपूर्ति कैसे हो, वहाँ के लोग अमीर कैसे बने। तो वहाँ के ये नौ परिवहन का अगर वहाँ पर जहाजरानी उद्योग डेवलप करेगा तो सारे नौसेना, ये सारे नौ जहाज या पनिया जहाज जितना भी है वो सबके सब कौन बनाएंगे, ब्रिटिश के उद्योगपति। और फायदा कौन तब ले पाएगा, ब्रिटिश के उद्योगपति। कहीं ना कहीं ब्रिटिश अपने देश के उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए ये नीति को लागू करवाए थे। नौ परिवहन पहला कानून को लिखेंगे नौ परिवहन। इसके तहत कहा गया कि इंग्लैंड के जहाजों से ही व्यापार हो पाएगा। फलतः ब्रिटिश जहाजरानी उद्योग को, अब यहाँ पर देखिए कैसे संक्षेपण हुआ है। नौ, यहाँ पर लिखते नौ के कल पुर्जे और जहाज के कल पुर्जे को पूरा जाके आप जो लिखते 2-3 लाइन में, उसके बदले में जहाजरानी उद्योग। समझ रहे हैं ना, संक्षेपण वाला शब्द देखते चलिए। ब्रिटिश क्या लिख रहे हैं, जहाजरानी उद्योग को लाभ हो रहा था। और देखिए दूसरा था व्यापारिक कानून। दूसरा कौन सा कानून है, व्यापारिक कानून। अब देखिए व्यापारिक कानून में क्या बता रहा है, व्यापारिक कानून में कहेगा, देखिए कितना खराब कानून बनाया। कहता है जो वस्तुएं ब्रिटिश में नहीं बनती है उस वस्तु का अमेरिका उत्पादन करेगा, और जो ब्रिटिश के यहाँ उत्पादित होती है अमेरिका में उत्पादन उसका नहीं करने देगा। ऐसा नियम बनाया गया। मतलब जो हमारे यहाँ नहीं है उसको आप बना सकते हैं, लेकिन जिसको मैं बनाता हूँ वो आप चाहते हुए भी नहीं बनाएंगे। यही था इसका व्यापारिक असमानता वाला। तो लोग को क्या हो जाता, नुकसान हो जाता। ठीक है कि नहीं बनाएंगे, यहाँ तक भी सही है, लेकिन बाध्यता एक और था, हम ही को बेचिए, कोने कोने दाम पर बेचिए। कागज, कपास, जो आप तंबाकू आदि देखते हैं, ये सब के सब उत्पादन यहाँ पर होंगे, क्योंकि ये ब्रिटिश के यहाँ नहीं हो सकते थे। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है वो। ये जो आप पदार्थ यहाँ पर देख रहे हैं अमेरिका के, ये सारे पदार्थ कहाँ पर उत्पादित नहीं हो रहे हैं, ब्रिटिश के यहाँ उत्पादित नहीं हो रहे हैं, इसलिए इसको यहीं पर बेचा जाएगा। भारत वाली कहानी सुनिए, नील का उत्पादन करवाएगा और नील को कहाँ बेचवाना है, ब्रिटेन अपने यहाँ है। नील का उत्पादन समझ रहे हैं कितना, जो नील का कानून बना हुआ था, कैसे नील का उत्पादन होता है, ऐसे संबंध नहीं है नील का, लेकिन समझिए कि नील का उत्पादन जल्दी क्यों नहीं करना चाहता, जबकि वो कमर्शियल वस्तु है, थोड़ा सा बेचते हैं, बहुत अधिक लाभ मिलता है। अगर ब्रिटिश को ऐसा सूझ जाता कि नील का उत्पादन अपने यहाँ कर लिया जाए, सबसे पहला चीज जो नील की फसल होती है उसको बोया जाता है। बोने के पश्चात उसके जो फल होते हैं वो पकते हैं। पकने के बाद उसमें जब नीलापन आ जाता है तब वो पक चुका होता है। पकने के बाद उसको कहाँ पर लाते हैं, तो इसी तरह का जो आप लोग हौज देखते हैं ना, बड़ा बड़ा जो होता है, उस तरह का हौज बनाया जाता है जमीन पर, जो आप लोग गाय भैंस को खिलाने के लिए बनाया जाता है, वो सरकारी योजना के तहत उसी तरह का लंबा सा खींचा जाता है, लेकिन उसमें बड़ा बड़ा होता है। नील वाला बहुत ही बराबर है, एक वो घर के बराबर होता है, इतना बड़ा बड़ा यहाँ पर हौज बनाया जाता है। उस हौज में क्या करते हैं, अब नील के पौधे को डाला जाता है, नीचे से भट्टी लगी होती, सुलगा दी जाती है, आग जलता रहता है उसके नीचे में, और उसके बाद नील के पौधे को डाला जाता है।
जब मील को आप उसमें डाल दीजिएगा तब यहाँ पर क्या होता है कि एक जो जिसको आप लोग क्या करते हैं सब्जी चलाने के लिए नहीं यूज करते हैं, उसी तरह का बड़का बड़का एकदम लोहा का सरीखा होता है, इतना मोटा मोटा होता है, वो जो छोलनी कहते हैं, बड़का बड़का छोलनी आता है इसे, और उसमें एक आदमी से नहीं हिलने वाला होता, अगर एक आदमी पर डाल दिया तो आदमी वहीं पर लेकर के पड़ जाएगा। 4-5 लोग क्या करते हैं एकदम चढ़ करके उसको पकड़ते हैं, सबसे पहले इसी पानी में उतरेगा, गर्म पानी उसमें उतरेगा, फिर उसको ऐसे ऐसे हिलाएगा पूरा, मतलब नीचे जम ना जाए, और हिलाने के बाद क्या करते उसको भर दिन हिलाते रहता है। जब देखता है कि अब असहज हो गया, अब गर्मी नहीं बर्दाश्त करेंगे, तब इस बाउंड्री पर चढ़ता है, अब बाउंड्री पर से चढ़ चढ़ के हिला रहा है, सब आदमी लगा हुआ, एक दूने 1000-2000 लगल रहता है। हाँ 1000-2000 बंधुआ मजदूर को देखिए, ये जो पहले व्यवस्था थी बंधुआ मजदूर भारत में, इस तरह का होता है। अब उसको हिला डुला रहा है पूरा इस तरह से, अब ताकि बैठे नहीं। ये जब हो गया तब इसके साथ क्या था कि यहाँ पर एक अथी लगा दिया जाता है, मतलब जिससे क्या करते हैं धुआं आदि निकल सके, भट्ठी उसको कहते हैं, ये लगा चिमनी कहते हैं, चिमनी लगा हुआ रहता था। अब इस चिमनी के बाद क्या होता है, यहाँ पर एक पाइप लगा रहता नीचे में। होता क्या था कि जिस तरह से आप लकड़ी में गोंद निकलता है, उसी तरह से जब ये काफी अधिक गर्म हो जाता है तो ये लसलसा पदार्थ छोड़ता है गोंद के तरह का। जब ये पदार्थ यहाँ पर छूटने लगेगा तो छूटने के बाद इस तरह का होता है, इसी रास्ते से बह करके नीचे से बह करके ये क्या होता है कि एकत्रित होता है एक जगह पर, और जिस जगह पर यह एकत्रित हो गया वो लिक्विड फॉर्म में होता है, और यहाँ पर इस हर एक मार्ग पर फिल्टर लगा होता है, ताकि जो जितनी भी अशुद्धि आ रही है अशुद्धि को फिर से इधरे लौटा देंगे और यहाँ चलेगा। लगभग में 18 से 20 घंटे तक भट्ठी के पास लोग हिला रहे हैं बिना खाए पिए। सोचिए इतना काम किसान को करना पड़ता था, हाथ में फफोले, हाथ की चमड़ियाँ उतर जाती थी, पैर का चमड़ी गायब हो जाता था, और कभी कभी व्यक्ति को त्वचा कैंसर तक हो जाता था। इतनी प्रोसेस है। अब जैसे ही यहाँ पर हो गया, ये सारे के सारे जो जितने भी लसलसा पदार्थ देख रहे हैं वो जमा हो गया, शुद्ध नील यही कहा जाता है। इस नील को अभी लिक्विड फॉर्म में है, अब इसको निकाला जाता है सूती कपड़े में, उसको लपेटा जाता है और वहाँ पर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब वो सूख करके ठोस हो जाता है ना, तब वो जाकर के नील का रूप लेता है। जब वो नील के फॉर्म में आ गया तब उसको क्या करते हैं कि कपड़ा हटाते हैं, फिर से सूखने देते हैं, क्योंकि कपड़ा के कारण उस पर मॉइस्चर रहता है। मॉइस्चर को भी जब दूर कर लीजिएगा तब उसको बेचा जाता है। इतनी प्रोसेस होती थी नील के उत्पादन में। किसान नील की खेती कर भी लेते, लेकिन शोषण इतना ज़्यादा था कि उसका उसे कोई लाभ नहीं मिल पाता था। फिर जब जो नील तैयार हुआ है उसको इस उपनिवेश से पौने पौने दाम पर खरीदते। जैसे कपास आपसे उगवा लिए और जितना वह रेट तय करता उतना पर ही आपको बेचना होता, चाहे आप नुकसान में जाइए या फायदा में, उससे कोई मतलब नहीं। यही घटना यहाँ पर भी हो रही है। मतलब उत्पादन भले अमेरिकी कर रहे हैं, लेकिन औने पौने दाम पर खरीदेंगे और उस कच्चे माल से, रॉ मटेरियल से औद्योगिक क्रांति को बढ़ाएगा और अतिशय पूंजी और आर्थिक लाभ लेगा। ये इसका पर्पस था। अब देखिए कि यहाँ पर अगर कह देता कि यही उत्पादन करना इतना कष्ट, ये बर्दाश्त कर लेते, लेकिन जिस वस्तु का इसको बाहर में 1000 रुपए में मिल रहा है किलो, वहां पर इसको मात्र 100 रुपए में बेच के आना पड़ता है। इतनी अधिक आर्थिक मार इसके साथ हो गई। तो यही चीज था, इसने अमेरिकियों में असंतोष उत्पन्न कर दिया और इस वजह से ये कानून भी अमेरिकियों को क्रांति करने के लिए मजबूर कर दिया। समझ रहे ना, ये व्यापारिक कानून भी एक बड़ा सा मुद्दा लिख लेते हैं, पॉइंट में लिखिए। इसमें कहा गया कि अमेरिका में उत्पादित वस्तु कपास, चावल, लकड़ी का निर्यात, कपास, चावल, लकड़ी का निर्यात, तंबाकू भी लिख दीजिए, का निर्यात सिर्फ इंग्लैंड को ही किया जाएगा, सिर्फ इंग्लैंड को ही किया जाएगा, सिर्फ इंग्लैंड को ही किया जाएगा, इंग्लैंड को ही किया जाएगा। इस नियम से भी अमेरिकियों को नुकसान हुआ, क्योंकि अन्य यूरोपीय, जर्मनी, फ्रांस सब था, क्योंकि अन्य यूरोपीय इन वस्तुओं का उन्हें अधिक कीमत दे सकते थे,
अधिक कीमत दे सकते थे। तीसरा लिखते हैं औद्योगिक कानून। औद्योगिक कानून, औद्योगिक कानून, औद्योगिक कानून लिखते हैं। औद्योगिक कानून, औद्योगिक कानून के तहत, औद्योगिक कानून के तहत, औद्योगिक कानून के तहत इंग्लैंड ने उन अमेरिकी उद्योगों पर, इंग्लैंड ने उन अमेरिकी उद्योगों पर प्रतिबंध लगाया, प्रतिबंध लगाया जिससे उत्पादित वस्तुओं का उत्पादन, जिससे उत्पादित वस्तुओं का उत्पादन ब्रिटिश स्वयं करता था, ब्रिटिश स्वयं करता था। अर्थात औद्योगिक कानून के तहत, औद्योगिक कानून के तहत ब्रिटिश हित को सर्वोपरि रखते हुए अमेरिकी व्यापारिक जहाज रानी या नौ परिवहन, जहाज रानी या नौ परिवहन हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। फलतः अमेरिकी जनता में असंतोष फैला। अगला पॉइंट लिखते हैं, ब्रिटिश वाणिज्यवाद एवं अमेरिकी पूंजीवाद। ब्रिटिश वाणिज्यवाद एवं अमेरिकी पूंजीवाद, ब्रिटिश वाणिज्यवाद एवं अमेरिकी पूंजीवाद लिखते हैं। ब्रिटिश आर्थिक औपनिवेशिक हित ने, ब्रिटिश आर्थिक औपनिवेशिक हित एवं ब्रिटिश आर्थिक औपनिवेशिक हित एवं अमेरिकी हितों के आपसी टकराहट ने अमेरिकी क्रांति को जन्म दिया। अमेरिकी क्रांति को जन्म दिया। थोड़ा सा चिंतक लोग का भी लिख लीजिए, बौद्धिकों की भूमिका या विद्वानों की भूमिका, फिलोसोफर का भी कुछ आइडिया लगेगा। बौद्धिकों की भूमिका, लिखते हैं सैमुअल एडम्स, जेम्स ओटिस,
जेम्स ओटिस विद्वान का नाम, टॉमस सेन जैसे विचारकों ने 18वीं शताब्दी के चिंतन से प्रभावित होकर 18वीं शताब्दी के चिंतन से प्रभावित होकर अमेरिकी समाज को जागृत किया। फलतः क्रांति की स्थितियां पैदा हुई। तत्कालिक कारण लिखते हैं। तत्कालिक में बहुत चीज है, लेकिन आज कम में बताएंगे। तत्कालिक कारण में आते हैं। 1760 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज हट ने प्रधानमंत्री ग्रेनविले को प्रशासन में कार्यकुशलता लाने को कहा। और इसी क्रम में पुराने औपनिवेशिक कानूनों को कड़ाई से पालन करने पर बल दिया। और शुगर एक्ट, स्टाम्प एक्ट जैसे नवीन कर लगा दिए गए। कंटिन्यू। दरअसल ब्रिटिश द्वारा अमेरिकी उपनिवेश अमेरिका के ऊपर जितने अधिक खर्च किया जा रहा था, उसकी तुलना में प्राप्ति कम हो रही थी। इसलिए उसने सभी करों को कठोरता से लागू करवाया। इसी संदर्भ में कहा गया, इन्वर्टेड कॉमा शुरू, इसी संदर्भ में कहा गया
इसी संदर्भ में कहा गया कि ग्रेनविले ने पश्चिम से आई डाक को पढ़ा। ग्रेनविले ने पश्चिम से आई डाक को पढ़ा और अमेरिका को खो दिया। अमेरिका को खो दिया। पैराग्राफ उतारिए। उपरोक्त कथन का आशय ब्रिटिश सरकार द्वारा किए जा रहे अमेरिका पर व्यय मतलब खर्चा, अमेरिका पर व्यय और उसके परिणाम स्वरूप अमेरिका से प्राप्त होने वाले आय के लिए लगाए गए कर ने अमेरिकी जनता को असंतुष्ट कर दिया, जिसका परिणाम अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के रूप में सामने आया। देखिए यहाँ पर जो ये आप लिखे हैं, जैसे क्वेश्चन था कि ग्रेनविले ने पश्चिम से आई डाक को अब नहीं पढ़ाएंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है। बाद में इसमें और भी सेक्शन है, तत्कालीन में और भी बताना, अभी चाय की नीति है, बहुत सारा चीज है बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन लिखाता है। क्या लिखे हैं? ग्रेनविले ने पश्चिम से आई डाक को पढ़ा और अमेरिका को खो दिया। देखिए यह देश कौन सा है? यूरोप। यहाँ पर कौन है? यूनाइटेड किंगडम। और इसी के बगल में कौन सा देश है? अमेरिका। अमेरिका ब्रिटेन के पूरा पड़ा कि पश्चिम पड़ा? बताइए। पश्चिम है, तो इसीलिए अमेरिका पश्चिम है, तो हम कहते हैं पश्चिम से आई डाक को कौन पढ़े हैं? ग्रेनविले पढ़े हैं और अमेरिका को खो दिए। अमेरिका पश्चिम है, इसलिए सब पश्चिम प्रयोग किया गया। और ब्रिटिश इस समय में पूरा है, इसके लिए प्रयोग करते हैं। हम लोग और पूरा है, हम लोग पूर्वी देश हो गए, और ब्रिटिश हम लोग के पश्चिम है, तो उस संदर्भ में ब्रिटिश पश्चिम हो। लेकिन अमेरिका और यूरोप की तुलना करेंगे ना, तो ये जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन हो जाएगा पूर्वी देश और अमेरिका हो जाएगा पश्चिमी देश हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस समझ गए? अब यहाँ तो पश्चिम से आई डाक को पढ़ा और अमेरिका को खो दिया। अगर ये स्टेटमेंट इन्वर्टेड कॉमा का होता, पहले समझते चलिए, पहले धीरे धीरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगर इन्वर्टेड कॉमा का प्रश्न होता तो हम फिर क्या करते? पहला कैसे लिखते? पैराग्राफ चेंज करके लिखते, उपरोक्त कथन का आशय, या उपरोक्त कथन ऐसे भी लिख सकते हैं। उपरोक्त कथन अमेरिकी क्रांति के संदर्भ को सांकेतित करता है। या अगर और बढ़ा करके लिखेंगे ना, अमेरिकी क्रांति के दौरान ग्रेनविले के द्वारा
लगाए गए कर के संदर्भ को सांकेतित करता है। शॉर्ट में लिखे, उपरोक्त कथन अमेरिकी क्रांति के संदर्भ को सांकेतित करता है। पैराग्राफ उतारेंगे। जो आप लोग शुरुआत किए थे यहाँ पर लिख देंगे वस्तुतः। वस्तुतः क्या है, जो अभी पैराग्राफ लिखा दिए हैं वो बहु लिख देंगे, आंसर कंप्लीट। ये लाइन लिखने के बाद अभी जो आपको इस नंबर में लिखा हुआ है ना पैराग्राफ, उस पूरे पैराग्राफ को यहाँ रख दीजिए, केवल वस्तुतः शब्द लगा करके, दरअसल शब्द लगा करके, ये शब्द लगा करके केवल उस पैराग्राफ को यहाँ रख देंगे तो आपका 250 वर्ड का आंसर पूरा है। इसको वर्ड काउंट करना होगा, अपना वर्ड काउंट कर लीजिए। 250 वर्ड का ये आंसर कंप्लीट हो गया। मतलब स्टेटमेंट वाला को हम ऐसे भी डील कर सकते हैं। बाद बाकी इसमें चाय वाली नीति है और भी कई नीतियां हैं। सप्तवर्षीय युद्ध का मूल्यांकन है, उन सबको हम कल देखेंगे। आज यही रखते हैं।